के संयुक्त तत्वावधान में चल रही इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के 5वें व्याख्यान में हमारे साथ जुड़े हुए देश के विभिन्न हिस्सों से विद्वान प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी बंधु, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये इस व्याख्यानमाला की योजना पिछले महीने बनाई गई थी और प्रख्यात कथाकार प्रेमचंद की जन्म जयंती के अवसर पर पहला उद्घाटन व्याख्यान डॉक्टर दिनेश पाठक जी, जो मुंबई के हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया था। ये हमारी 5वीं जो कड़ी आज बन रही है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे आज के जो वक्ता हैं डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी जी, जो SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में, प्रोफेसर के रूप में रह चुके हैं और इस समय वो सेवानिवृत्त हैं, लेकिन लगातार नाट्य आलोचना में, नाट्य गतिविधि में, रंग समीक्षा के विभिन्न आयामों में उनकी सक्रियता लगातार अलग अलग माध्यमों से हमारे सामने आती रहती है और आज हम सभी लोग उनका महत्वपूर्ण वक्तव्य सुनेंगे। यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी जी ने अपना मूल्यवान समय आज इस व्याख्यानमाला के लिए दिया है। तो मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ तथा पोम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु की तरफ से आज के अतिथि वक्ता आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मां सरस्वती की वंदना हमारी सांस्कृतिक परंपरा का एक हिस्सा रही है। यद्यपि अभ्यर्थना के कई रूप हैं, कई बार हम मनसा स्मरण कर लेते हैं, वो भी अभ्यर्थना ही है, और वाग्देवी की स्तुति तो यह भी कहते हैं कि ये जो चर्चा परिचर्चा हो रही है, यह भी उनकी अभ्यर्थना ही है, उनकी प्रार्थना है प्रकारांतर से। इसी अनुक्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, जो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं और मेरे गुरु भी रहे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, यह मेरा सौभाग्य है। उनसे अनुरोध है कि मां सरस्वती की वंदना आज हम उनके द्वारा हम सुनना चाहते हैं। हमने विशेष रूप से सर से आग्रह किया है, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि सर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें और जुड़े हुए अतिथियों का वाचिक अभिनंदन भी करें, स्वागत करें। आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। आज के इस व्याख्यानमाला में आचार्य सत्यदेव त्रिपाठी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आयोजक मंडल लाल बहादुर शास्त्री और बिहास के आयोजकों को मैं इस कार्यक्रम में सरस्वती वंदन करने के लिए मुझे कहा गया है, इसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। माँ सरस्वती की आराधना जो पारंपरिक तरीके से होती है, बहुत रूप है उसके, लेकिन एक बहुत प्रचलित रूप जो गेय में है, मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ वाग्देवी की वंदना में। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझा है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का ऐसा तू अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरा, मन से हमारे मिटा कर अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुमधुर सरस्वती वंदना की प्रस्तुति आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा की गई। अब मैं पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु के प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश के होला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज इस कार्यक्रम में अपना शुभकामना वक्तव्य देने का कष्ट करें। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हिंदी विभागाध्यक्ष पोम्पई कॉलेज डॉक्टर मंजूनाथ जी ने बताया कि वो 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो यह हम सभी लोगों का सौभाग्य है, और खास करके हमारी इस व्याख्यान माला को उनका जो आशीर्वाद ये मिलने जा रहा है सिटिंग पोजीशन में, मतलब एक प्रिंसिपल के रूप में, ये सौभाग्य की बात है। तो आदरणीय प्रोफेसर जगदीश होला जी से अनुरोध है कि वो शुभकामना वक्तव्य देने की कृपा करें। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, स्वागत है सर। थैंक यू। Respected Vandana Saraswati Madam, Principal SLBS Degree College Gonda. Today's resource person, Dr. Satyadev Tripathi ji, and learned participants, good evening to you all. Today we are on the last phase of Ganga Kaveri Vyakhyanamala. I understand that the previous 3 lectures by learned resource persons were very much appreciated and well taken by other participants. Today we have Dr. Satyadev Tripathi ji, our resource person, former HOD. He is going to deliberate upon the topic Natak Vimarsh. He has rightly taken
two excellent drama for that matter, Taj Mahal Ka Tender and Mr. Abhimanyu. I hope participants definitely going to enjoy Taj Mahal Ka Tender and Mr. Abhimanyu. I hope participants definitely going to enjoy and okay, sir. Once again, I thank the organizers, particularly Dr. S.A. Manjunath, HOD of Hindi Bhumti College Ekala, and President of VIHAS, Dr. Shailendranath Mishra ji, HOD of Hindi SLBS Degree College Gonda, and Dr. Jaishankar Tiwari, Associate Professor, Department of Hindi SLBS Degree College Gonda. I wish you all the best for today's program and thank you for this golden opportunity. Wish you all the best and God bless you. Thank you, sir. धन्यवाद प्राचार्य जी, आपके शुभकामना वक्तव्य के प्रति हम आपके आभारी हैं। आपका निरंतर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है और आपकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम, जो हमारी अभिभावक, हमारी मार्गदर्शक और संरक्षक हैं, जिनका लगातार सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, उनके सहयोग और मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप इस कार्यक्रम को हम बखूबी संचालित कर रहे हैं। ऐसी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम को मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वो शुभकामना वक्तव्य देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम। इस वेब मंच पे उपस्थित सभी लोगों को सादर अभिवादन। आज हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि वरिष्ठ सिने नाट्य समीक्षक प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी जी मुंबई से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, जो कि मिस्टर अभिमन्यु और ताजमहल का टेंडर इस पर व्याख्यान देंगे इस नाटक विमर्श में, और अपना महत्वपूर्ण समय उन्होंने दिया। साथ ही साथ जो आयोजक मंडल हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला का आज चौथा पुष्प है उस माला का ये, और निरंतर लगातार इसमें ये दिखाई दे रहा है कि इसकी सुगंध तो इस वेब मंच पे उपस्थित लोगों के माध्यम से दूर दूर तक फैल रही है। मैं इस व्याख्यान माला की सफलता की शुभकामना करती हूँ और साथ ही साथ इससे जुड़े सभी लोगों की जो किसी न किसी रूप में इसमें भागीदार हैं, इसके आयोजक मंडल और इसी के साथ साथ जो वक्ता हैं और जो भी इसको सुन के लाभान्वित हो रहे हैं, उन सभी के प्रति ये कामना करती हूँ कि सभी इस वेबिनार को और ऊंचाई तक और नए मुकाम देने के लिए सफल हों। इसी के साथ साथ बहुत बहुत इस व्याख्यान माला की शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ पे अवसर दिया इस वेब मंच के बीच में, आप लोगों के बीच में, इसके लिए आयोजक मंडल को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आशीर्वाद प्रदान किया इस व्याख्यान माला को और इस हेतु हम आपके आभारी हैं। अब मैं मूल विषय पर आता हूं जिस पर आज ये व्याख्यान आयोजित है। नाटक विमर्श पर ये आज का व्याख्यान है, जिसमें दो नाटकों को केंद्र में रखकर ये व्याख्यान आयोजित किया गया है। एक अजय शुक्ला का उपन्यास नाटक है ताजमहल का टेंडर, और दूसरा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक मिस्टर अभिमन्यु। इन दोनों नाटकों को केंद्र में रखकर आज के हमारे अतिथि वक्ता, जो एक रंगालोचक हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर रह चुके हैं और SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में एक लंबे समय तक उन्होंने शिक्षण कार्य किया है। थिएटर से उनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। लगातार
अलग अलग शोध जर्नल्स में उनके शोध पत्र प्रकाशित हैं, 1 दर्जन से अधिक किताबें उनकी प्रकाशित हैं। मैं बहुत अधिक ब्यौरा न देते हुए, क्योंकि प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मैं बहुत आदरपूर्वक उन्हें आमंत्रित करता हूं कि भ्रष्टाचार की समस्या पर केंद्रित इन दोनों नाटकों पर आज वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आप पूरे आदर के साथ आदरणीय प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना माइक्रोफोन अगर म्यूट हो तो अनम्यूट कर लें और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी जी। धन्यवाद जयशंकर जी। सुनाई पड़ रहा है? जी जी, आवाज आ रही सर। धन्यवाद। और इस आयोजन से आप लोगों ने मुझे जोड़ा, इसके लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला की संकल्पना जो आपकी है वो बहुत अद्भुत लग रही है हमें। और हम सब लोग सलाम करें इस डिजिटल मीडिया को, जिसके कारण जो संभव हो पा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा और वहाँ का आपका पुणे कॉलेज, आप दोनों मिल करके इस योजना को सार्थक कर पा रहे हैं, सफल कर पा रहे हैं। मैं इसी क्रम में आयोजकों को शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जो लाल बहादुर कॉलेज के हिंदी अध्यक्ष हैं, और खास जिन्होंने संपर्क किया और सब कुछ तय किया, आदरणीय डॉक्टर मंजुनाथ जी, मंगलोर कॉलेज के जो हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, पुणे कॉलेज के, और जयशंकर जी आप जिन्होंने संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत तंग किया मैंने आज 3 बजे, क्योंकि हम लोग तकनीकी रूप से बड़े अनाड़ी हैं। और अभी भी आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि बीच में कुछ गड़बड़ होगी तो आप मैसेज लिखेंगे, मेरे ख्याल से जो यहाँ आता है, कमेंट आती है, उसमें जो कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन देनी है, सूचनाएं मुझे देनी है, गाइडलाइन, प्रदर्शन मेरा करते रहिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ कि मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो काम जीवन भर किया हमने बोलने का इन्हीं चीज़ों पर, अब 4 सालों से उससे हम लोग कटे हुए हैं, तो जब कभी कभी मौका मिलता है बोलने का, तुमको पुराने दिन याद आते हैं। हो सकता है ज़्यादा भी बोलने लग जाए, तो आप वो भी लिखिएगा कि अब बस ज़्यादा हो रहा है, आप बंद करिए। तो आपके जिम्मे हूँ मैं, और बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। और अब ज़्यादा और ये सब न कह करके मैं अपने विषय पे आता हूँ। 2 नाटक हैं, और अभी जयशंकर जी ने बात बात में कह दिया कि दोनों भ्रष्टाचार पर आधारित नाटक है। यही जो विषय है वो दोनों को जोड़ता है। अब मैं बहुत जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान नहीं पाया कि ये दोनों ही आपके कोर्स में है, कॉलेज में एक ही साल में है, या अलग अलग सालों में है, बीए में है, किसमें है। वो सब व्यावहारिक चीजें हैं जो जानने से हम बोलने वालों को थोड़ा सा फीडबैक मिलता है, उसके अनुसार अपनी बात को नियोजित कर लेते हैं। लेकिन अब हम वो नहीं जान पाए। ये इसमें जो है ताजमहल का टेंडर में उन्होंने इसको जैसे बहुत धक्का मार ढंग से बात कही जाती है। पूरे नाटक का एक वाक्य में अगर आप कहें तो ये मतलब है कि हमारा भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि अगर आज शाहजहां होते, क्या हो रहा है, कुछ पर्दे पे गड़बड़ हो रही है? नहीं सर, आवाज आ रही है, आप जो है जारी रखिए सर। अच्छा, तो अगर आज शाहजहां होते और वो ताजमहल बनवाना चाहते तो अवस्था में क्या होता, ये मूल कल्पना अजय जी के मन में आई। और उन्होंने ये बताया कि आज के जो इंजीनियर हैं, आज के जो ठेकेदार हैं, ये कह दूं कि ये दोनों ही नाटक जो है वो जो हमारा प्रशासन है उस पर व्यंग्य करते हैं। राजनीति को मिला करके, अफसरशाही को मिला करके जो हमारा समाज बना है, जिस तरह से आज काम हो रहे हैं, उसी की बात दोनों करते हैं। बस ताजमहल का टेंडर में और कुछ नहीं आता,
सीधे सीधे सिर्फ प्रशासन आता है और प्रशासन में है मुख्य उसके कर्ता धर्ता, कह लीजिए कि ताजमहल टेंडर के सब कुछ जो चीफ इंजीनियर है और उन्हीं का किया धरा सारा का सारा ताजमहल का टेंडर है। तो ये कह रहा था, मेरी कल्पना यूं है कि अगर शाहजहां होते और वो दे देते बनने के लिए ताजमहल, तो उसका क्या होता। उन्होंने बताया कि उसका ये होता कि शाह खजाना खाली हो जाता, उन्हें पैसे उधार लेने के लिए और सब चक्कर चलाने पड़ते और ताजमहल बनना तो छोड़िए, ताजमहल का टेंडर तक नहीं आ पाता। और इतने में जितने उसमें काम करने वाले लोग हैं, जैसे हमने कहा कि सब करता धरता उसके गुप्ता जी हैं, चीफ इंजीनियर हैं, और उनके ठेकेदार भैया जी हैं। इन लोगों के फार्म हाउस बन गए, इन लोगों के बंगले बन गए, इन लोगों के प्लॉट खरीदे जा चुके और इस तरह के सैकड़ों लोग उससे उपकृत हो गए, लेकिन शाहजहां का ताजमहल नहीं बना। तो अब इतनी सी बात है और इतनी सी बात को उस पूरे नाटक में पिरो देना, मैं फिर कहूंगा कि अजय शुक्ला जी की प्रतिभा पर हम सब लोगों को गर्व है और इनकी इस प्रतिभा का हम आदर करते हैं कि उसमें इन्होंने इतनी जानकारियां तकनीकी उनके पास हैं इस सिस्टम की, इस तंत्र की, प्रशासन तंत्र की, कि एक वाक्य की बात है कि शाहजहां भी अगर आज होते ताजमहल बनवाना चाहते तो उनका ताजमहल न बनता, तो बीच वाले बिचौलिए लोग खा जाते। वो कैसे खा जाते, यही है पूरा नाटक और यही उनकी है प्रतिभा कि किस तरह से उन्होंने एक एक चीज को संजोया है। मैं उसके स्टेप्स आपको बता देता हूं कि क्या क्या उन्होंने किया, व्याख्या हम उसकी इसके बाद करते हैं। पहले ये बता देते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने 20 साल का समय निकाल दिया और शाहजहां का खजाना खाली कर दिया, लेकिन ताजमहल का टेंडर तक बाहर नहीं आया। पास होने की बात तो अलग है, टेंडर तक छप करके अखबार में नहीं आया। वो क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने शाहजहां से ये कहा कि PWD इतना खराब है, इतना डिले करता है काम को, इतना रोकता है काम को कि ताजमहल नहीं बन पाएगा 10 साल में भी। इसलिए हम लोग पहले ताजमहल के नाम पर कारपोरेशन बनवा लेते हैं। तो उन्होंने एक कारपोरेशन बनाया, उसमें ढेर सारे कर्मचारी नियुक्त किए गए, उनकी तनख्वाहें तय की गई। इसके बाद उस कारपोरेशन के भवन का नक्शा पास किया गया, टेंडर दिया गया, उस भवन को बनवाने की शुरुआत हुई। और शाहजहां की समझ में ये नहीं आ रहा है कि ताजमहल कब बनेगा। हर चरण पर वो पूछते हैं, ये पहला चरण है कारपोरेशन का, उनका निगम बन गया उसका। उसके बाद लेखा विभाग जो है उनका अकाउंट सेक्शन, वो ऐतराज करेगा इन बातों पर। तो गुप्ता जी ये सब पहले से जानते हैं। जिस तरह से आज के हमारे प्रशासन के कर्मचारी एकदम घुटे हुए हैं, कहां से किस तरह से काम बना लेना है और कहां से किस तरह से कमा लेना है, उसकी इतनी सही जानकारी गुप्ता जी को है कि उन्हें ये एंटिसिपेट किया। उन्होंने पहले से, उन्हें अपेक्षा थी कि शाहजहां तो सब कुछ डायरेक्ट अपना सीधे मंजूरी दे रहे हैं। किसी स्टेज पर उनको प्रार्थना पत्र देना, अर्जी देना और उसको पास करवाने की बात नहीं है, सीधे शाहजहां पास कर रहे हैं। लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है गुप्ता जी को कि शाहजहां तो जरूर पास कर देंगे, लेकिन जो उनका लेखा विभाग है, अकाउंट सेक्शन है, वो जरूर कोई न कोई ऐतराज लगा करके, उस पर टिप्पणी लगा करके रोक देगा। तो उन्हें ये उम्मीद भी है, ये उसकी सबसे बड़ी कला है इस नाटक की, कि जो अड़चने आने वाली हैं उन अड़चनों का गुप्ता जी को भी पता है और अड़चन करने वालों को भी पता है। इसलिए जो ही मंच पर ऐसा होता है कि ये दो लोग हैं, एक उनका सेक्रेटरी है PA गुप्ता जी का, और एक उनके भैया जी हैं जो बीच बीच में आते हैं, जो ठेकेदार हैं उनके। जो ही वो अपने PA से बात कर रहे हैं कि देखो अकाउंट सेक्शन वाले जरूर ऑब्जेक्शन करेंगे, तब तक सूचना आती है कि बाहर कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है गुप्ता जी से। और जो आदमी अंदर आता है वो अकाउंट सेक्शन वाला है। इसी तरह से मैं जितने आगे नाम लूंगा, सबका प्रवेश नाटक में
इसी तरह से होता है कि दर्शक पहले जान जाते हैं, बात चल रही है गुप्ता जी की अपने पीए के साथ, और वो बता देता है उनका पीए कि तब तक कोई आता है चपरासी और कहता है कोई आपसे मिलना चाहता है, और वो संयोग से अकाउंट सेक्शन वाला है। इसी तरह से विजिलेंस वाले आते हैं। अब विजिलेंस वाले आते हैं तो वैसे ही चपरासी आता है और देखते हैं विजिलेंस वाले। तो सबसे होता क्या है, जैसे एकमात्र बात है कि सारे के सारे पैसे शाहजहां के निकाल करके ये लोग खा रहे हैं और ताजमहल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट, सारे जो विभाग वाले हैं उनको गुप्ता जी उसके हिसाब से हिस्से दे रहे हैं। जितने ऑब्जेक्शन करने वाले आ रहे हैं वो सब ऑब्जेक्शन करने नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ पैसे लेने आ रहे हैं। तो एक उदाहरण मैं दूंगा कि जब विजिलेंस वाले आते हैं, निगरानी विभाग वाले आते हैं तो क्या कहते हैं, मतलब शुक्ल जी की, अजय जी की आप कला देखिए नियोजन की, हम लोगों को तो इस बात की भनक भी। हमारा ऐतराज ये है कि जो चार दीवारी बनी है, जो बाउंड्री बनी है, वो 4 फीट बननी थी, 3.5 फीट ही बनी है, और उसका मतलब 3.5 लाख का ही पेमेंट हुआ है। इसलिए वो ऑब्जेक्शन लेकर के आए कि हम आगे काम करेंगे। तो 3.5 फीट बना है, आधा फीट जो नहीं बना है उसका ऑब्जेक्शन गुप्ता जी समझ जाते हैं कि 3.5 लाख दिया गया है और 4 नहीं दिया गया है, और सीधे वो अपने भैया जी को बुलाते हैं जो ठेकेदार हैं, क्योंकि सारा काम वो ठेकेदार ही करते हैं। और कोई मांगे घूस, जो भी विभाग है, उस घूस को गुप्ता जी तो पहले कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, ये हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब बात आती है भैया जी पे, भैया जी उसको मान जाते हैं। और भैया जी का सीधा सूत्र है, सीधा फार्मूला है उनका कि भाई दे दीजिए, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। कैसे एडजस्ट कर लेंगे? बालू सीमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, बालू सीमेंट के बदले उसमें मिट्टी डाल देंगे। ये सारा का सारा उनका जो हिसाब है, जो कैलकुलेशन है, वो उनका तय है। इसी तरह से जमीन का प्रमाण देने लेने वाले आते हैं, और वो जब कॉर्पोरेशन बना है तो उसमें कोई चेयरपर्सन चाहिए, तो चेयरपर्सन बना दिया गया है दारा शिकोह को। दारा शिकोह जो शाहजहां का बेटा, बड़ा वाला, और जो प्रशासन में और काम वाम करने में नहीं, कुछ आलसी वगैरह और पढ़ने लिखने में, कुछ कलात्मक रुचियों में मुब्तला रहने वालों में हरदम था दारा शिकोह, उसको बना दिया गया है। इसमें 2 पात्र और आते हैं, पात्र नहीं बनकर के आते, आड़ में आते। दारा भी पात्र नहीं है, पात्र औरंगजेब भी नहीं है, मगर उनकी चर्चा है। और हम जानते हैं कि शाहजहां का औरंगजेब से रिश्ता सही नहीं था, वो बागी बेटा शाहजहां के लिए था और वही सबसे तेज भी था। तो औरंगजेब को इस योजना में रुकावट डालने वाले खास के रूप में औरंगजेब को लिया गया है। और जब जब शाहजहां दुखी होते हैं, जैसे जब वो बात आती है कि भाई पैसे कम हो गए हैं और इसका शेयर शुरू कर दिया जाए, तो कैसे किया जाएगा, इससे पब्लिक को क्या फायदा होगा? तो कहा जाता है कि इसको हम लोग दर्शनीय स्थल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में सामने रखेंगे। और इस पर शाहजहां को इतना दुख होता है कि हमारी बेगम का जो मकबरा बनने जा रहा है उसको तुम लोग अजायब घर बनाओगे, और ये कहकर के वो दुखी होते हैं और उठ करके चले जाते हैं। तो इस तरह की बातों के लिए उन लोगों ने ये सारे ऐतिहासिक पात्र उठाए। जो चले जाते हैं, जो परेशान होते हैं, जब वो दुखी होते हैं, एक बार वो बेहोश हो जाते हैं, तब जहांआरा का नाम आता है। हम इतिहास में जानते हैं कि जहांआरा शाहजहां की लड़की थी और उन्हें बहुत मानती थी। जहांआरा पर फिल्म भी बनी है बहुत पुरानी, कि उसने कैसे अपने पिता की बात को मानने के लिए उस अपने प्रेमी कह दिया कि आज के बाद मैं उस प्रेमी को देखूंगी नहीं, और वो प्रेमी आके दरवाजे पर गाता रहा। आपने अगर जहांआरा फिल्म देखी हो, बड़ी पुरानी फिल्म है, जब नहीं माना वो प्रेमी, वो भारत भूषण उसमें रोल करते हैं, माला सिन्हा है, तो जो ही वो ऊपर आता है उसको देखने के पहले माला सिन्हा अपनी जान दे देती है। वो जहांआरा इतनी, तो वो 2 बार उसकी एंट्री होती है कि एक बार जब दुखी होते हैं कि तुम लोग मेरे पत्नी की, मेरी महबूबा के मकबरे को अजायब घर बना दोगे, और एक बार जब ये होता है कि अंतिम अंत यहाँ होता है कि जब सब कुछ हो गया है तो अब संगमरमर का बनना है ताजमहल। संगमरमर बचाओ आंदोलन छिड़ जाता है राजस्थान में, जहां से वो आने वाला है संगमरमर।
तो अब लगता है कि संगमरमर आएगा ही नहीं, बाकी सब कुछ तो हो गया है, टेंडर तैयार है, टेंडर को उन्होंने मंजूरी दे दी है, लेकिन वो नहीं जा सकता टेंडर अखबार में, क्योंकि उस पर वहां के संगमरमर वालों ने, यहाँ के पहले झुग्गी वालों ने, जिन्होंने जहाँ पे ताजमहल बनना है वहां झुग्गी झोपड़े वालों ने झोपड़े बनवा लिए हैं, तो संगमरमर नहीं आ रहा है और इधर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। जब तक आप स्टे हटाएंगे नहीं, उन्होंने उस पर स्टे ले लिया है, रोक लगवा ली है कोर्ट से, और अगर आप उसको बिना किए बनाना शुरू कर देते हैं, टेंडर बाजार में आ जाता है, अखबार में आ जाता है, तो वो कोर्ट की अवमानना होगी कचहरी की। ऐसा गुप्ता जी शाहजहां से कह देते हैं, और शाहजहां बेचारों को पता ही नहीं होता है कि इस व्याख्या में इसको लूंगा कि शाहजहां को पता ही नहीं होता कि स्टे क्या होता है और कोर्ट की अवमानना क्या होती है, और झुग्गी झोपड़ी वाले किस तरह से स्टे पा सकते हैं। तो बात वहां आती है कि जब संगमरमर नहीं मिल रहा है तो सलाह देते हैं इनके दरबारी लोग शाहजहां के, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो सफेद सीमेंट से बना देते हैं, सफेद सीमेंट से बना देते हैं। और जब ये सुनते हैं कि सफेद सीमेंट से बना दिया जाएगा तो शाहजहां बेहोश हो जाते हैं, और जब बेहोश हो जाते हैं तो फिर जहां आ आती है उसको उठा करके ले जाती है, और यही उनका आखिरी है कि बेहोश होकर के जाते हैं और फिर वो नहीं आ पाते हैं, और इसमें इतना डिले होता है, इतना डिले होता है कि बाद में वो मर ही जाते हैं। तो और जो शेयर निकाले गए थे, पब्लिक डिवेंचर्स जिसे कहते हैं वो, तो अब उसके जो वो बने हैं, इंचार्ज बने हैं, उनकी बीच में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, बल्कि गुप्ता ये कहते हैं कि नहीं, उनकी सॉरी मृत्यु तो शाहजहां की बात में होती है, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो पकड़े जाते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं अपने घोटाले में। और जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि अब क्या हो, सारे प्रूफ सामने आ जाएंगे, जो सारे घोटाले इन लोगों ने किए हैं वो सामने आ जाएंगे। तो मनाते हैं ये लोग कि जितने कागजात उनके पास हैं, जितने सारे पेपर्स हैं शेयर्स के, अगर वो जला दिए जाएं, इस तरह से सारे जितने बीच में कंपोनेंट्स आ सकते हैं सब लिया है इन्होंने। और हर जगह पे, जैसे संगमरमर नहीं मिल रहा था, लेकिन संगमरमर मिला, कैसे मिला, फिर उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसको ठीक, ये लोग इस चीज को सिर्फ आगे बढ़ाते रहते हैं, टालते रहते हैं। और इन जो सबकी बातें होती हैं उनके पीए की, गुप्ता जी के और भैया जी की जो आपस की बातें होती हैं, उसमें गजब का हास्य पैदा होता है। कैसे हास्य पैदा होता है कि मानिए विजिलेंस वाले आ गए या भूमि निरीक्षण वाले आ गए, और वो इतना पैसा मांग रहे हैं, 4 लाख मांग रहे हैं, और ये 2 लाख देना चाह रहे हैं। तो ये लोग आपस में कहते हैं कि क्या करें, दुनिया इतनी भ्रष्ट हो गई है कि ईमानदारी की कोई पूछ ही नहीं रह गई है, हम जैसे ईमानदारों को काम करना इतना मुश्किल हो रहा है। ये सारा दर्शक देख रहा है, दर्शक वर्ग पूरा देख रहा है कि सारा का सारा घोटाला करने वाले यही दोनों लोग हैं, यही तीनों लोग हैं, और यही लोग अपने को ईमानदार बना करके और वो सारे प्रशासन के अन्य विभाग वालों को इस तरह से कटघरे में रखते हैं कि देखिए दुनिया कितनी बेईमान हो गई है। इन सारी बातों से ढेर सारा उस वक्त जब ये मंच पर होता है, मैंने इसका प्रोडक्शन देखा है, एक इप्टा मुंबई ने किया उस जमाने में, मतलब इस शताब्दी के शुरुआती वर्षों में, वो 2002, 3, 4 के आसपास सलीम आरिफ ने उसका निर्देशन किया था, उस नाटक को बनाया था। और इप्टा मुंबई के सारे राकेश बेदी वगैरह सारे जो मशहूर कलाकार हैं उन लोगों ने उसमें काम किया था। वो हमने देखा है एक उनका प्रोडक्शन। तो ये हम देखते हैं कि जब उन दोनों की बातें होती है, ठेकेदार की और चीफ इंजीनियर की, तो अपने को इतने बड़े बेईमान अपने को ईमानदार कहते हैं और सारी दुनिया को बेईमान कहते हैं। और जब वो 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं गुप्ता जी, तो कहते हैं कि अब क्या करें, रिटायर होने वाले हैं, उस रिटायर होने के बीच में 2 रोटी खाने के इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। अब आप नदी किनारे, समुद्र किनारे, नदी किनारे, वहां तो समुद्र है नहीं, नदी किनारे आप इतना शानदार होटल बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 रोटी खाने के इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। इसी बीच इतना डिले होता है, कुल 20 वर्ष का इसमें मामला होता है, 20 वर्ष ये काम चलता है इस तरह से। तो इसी बीच ये आ जाता है कि गुप्ता जी रिटायर होने वाले हैं। तो अब उनके जो पीए हैं वो कहते हैं सर आप रिटायर हो जाएंगे तो ये काम कैसे होगा,
भैया जी कहते हैं कि आप रिटायर हो जाएंगे, कि काम कैसे होगा, क्योंकि जैसा हमने कहा कि सब कुछ के करता धरता एकमात्र उसके हीरो कह लीजिए, विलेन कह लीजिए, सब गुप्ता जी हैं। उस पर हम विचार करेंगे। अभी आप जो हुआ है वो सुन लीजिए, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। तो गुप्ता जी का ये जो खबर शाहजहां को लगती है, गुप्ता जी रिटायर होने वाले हैं 2 साल में, और ताजमहल कैसे बनेगा, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। तो वो खुद कहते हैं कि भाई एक्सटेंशन आप ले लीजिए। तो अभी बेमन से कहते एक्सटेंशन में लेके बहुत काम किया सर, अब एक्सटेंशन लेकर के मैं क्या करूंगा। लेकिन जब वो फोर्स करते हैं एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर कहते हैं कि आप अप्लाई तो करिए, कहीं नहीं जाएगा, मैं उसको सीधे मंजूरी दूंगा आपके एक्सटेंशन को, दारा शिकोह के पास भी वो नहीं जाएगा, चेयरपर्सन के पास नहीं जाएगा। इस तरह का आश्वासन देकर के, तो जब ये अपना प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं अपने एक्सटेंशन का, उसी वक्त शाहजहां से उनकी मुलाकात होती है। शाहजहां मुलाकात क्या होती है, शाहजहां का बुलावा जाता है बार बार, जब जब वो दृश्य बदलना होता है शाहजहां बुला लेते हैं, एक आध बार बिना बुलाए भी जाते हैं। जब शाहजहां बुला रहे हैं उनको, तो ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि बुढ़ा बार बार अपनी बीवी के ताजमहल की बात करता है, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं इतना महत्वपूर्ण काम मेरे एक्सटेंशन का है, उसका प्रस्ताव तैयार करूं या जाकर के उसके हाजिर में जाऊं, उसकी बात सुनूं, ताजमहल ताजमहल करके छछाया हुआ है। तक आ गया है ह्यूमिलिएशन। अंत यूं होता है कि ताजमहल का टेंडर तैयार है, संगमरमर का ठेका दे दिया गया है, और टेंडर अभी पहुंचा नहीं है अखबार में, और खबर आती है कि शाहजहां का इंतकाल हो गया। तब ये लोग उस पर दुख नहीं मनाते, ये लोग कहते हैं, ये सबसे बड़ा संकेत है अजय जी का, कि सारे कागज समेट लो, लेकिन एक भी कागज को नष्ट मत करो, रद्द मत करो, इस पूरी फाइल को रख लो, इसलिए कि फिर कोई शाहजहां आएगा और फिर वो ताजमहल बनवाने की बात करेगा, और जब ताजमहल बनवाने की बात करेगा तो ये सारे पेपर हमारे फिर आ जाएंगे। मुझे इस नाटक का जो सबसे उत्तम पार्ट लगता है, सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, वो ये है कि आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मतलब 90 के दशक में जब नाटक लिखा गया, तब की आप मान लीजिए, तब जो बात हो रही है, ये भविष्य दर्शन है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा, और इसी तरह से गुप्ता लोग आते रहेंगे, इसी तरह से फाइलें बनती रहेंगी, इसी तरह शाहजहां के ताजमहल नहीं बनते रहेंगे, और इसी तरह सारा जो प्रशासन का विभाग है वो होटलों का और फार्म हाउसों का और बंगलों का मालिक बनता रहेगा, और पब्लिक के, जनता के जो पैसे हैं कर के जो जाते हैं खजाने में, वो इस तरह प्रशासन खाता है। ये नाटक है, और इस नाटक की प्रस्तुति जिस तरह की है, जिस तरह का आसान है नाटक, कहीं कोई जटिलता नहीं है इसमें, ये सीधे पब्लिक तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पब्लिक को, इस बात को सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है प्रधानमंत्री से लेकर के और एक अदने मजदूर तक जो ये ना जानता हो कि ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन तब भी ये सब चल रहा है। इसी तरह चूंकि पब्लिक इस बात को जानती है, और इतने रोचक ढंग से अजय शुक्ला ने इस सब कुछ का विधान किया है, इस पूरे सिस्टम का, ताजमहल का, कि कम्युनिकेशन में, मतलब उस बात को कहने में जो बात उन्होंने कही है, कोई दिक्कत नहीं आती। और जो सारा का सारा इनका, मैं जैसे मैंने अभिनंदन किया शुरू में अजय जी का ये कहने के लिए कि इतने सारे डिटेल, मैंने फिर भी आधे बताए हैं, बीच में सारा छोड़ दिया है, इतने सारे जो डिटेल हैं, जो ब्यौरे हैं, जो सारे विभाग हैं, उनके जो समय उनको ले जाकर के जोड़ना, और हमें पता है क्या होने वाला है, सारे विभाग वाले आ रहे हैं, एक दो के बाद दर्शक ये जान जाता है कि ये भी आएगा, मोल भाव करेगा, इसका भी पैसा तय होगा, और वो भी चला जाएगा, और गुप्ता जी वाली होती रहेगी। यानी दर्शक को सब कुछ पता है, फिर भी वो कैसे हो रहा है, और उस होने को जो हम रोज कहते हैं, जो हमारा ये दर्शक समाज, पब्लिक जो रोज कह रही है, उसको वहां मंच पर देखने का उसको एक अलग तरह का मजा आया। और जिस मजे ने, और इसकी जो थीम की, जो इस विषय की जो संजीदगी है, या इस विषय की जो कह लीजिए लोकप्रियता है, वो इस नाटक को मिली, और नाटक एकदम से मकबूल हो गया। अजय शुक्ला इस तेज ताजमहल का टेंडर को लिख करके एक बड़े लेखक के रूप में हमारे सामने आ गए, और आज हम देख रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में रखा हुआ है, यानी
सड़क से लेकर के, आम आदमी से लेकर के, आम दर्शक से लेकर के, रंगमंच की गलियों से लेकर के यूनिवर्सिटी तक इस ताजमहल के टेंडर की पहुंच। अब मेरी घड़ी में 4:45 बज गए हैं। अब हम इसको 5 बजे तक ही चलेंगे, क्योंकि बीच में स्वागत वगैरह में जो समय गया और थोड़ा सा देर से शुरू भी मेरी वजह से हुआ, तो हम इस 5 बजे की सीमा को थोड़ा सा तोड़ लेंगे। नाटक बाकी है। अब हम इसकी 10 मिनट में चर्चा करते हैं आपके सामने। और अब आप देखिए कैसे मैंने इस नाटक को देखा। ये अभी तक हमने जो बताया वो जो है, जो किताब में है, जो रंगमंच में है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, और जिसको लेकर के इस नाटक को इतना श्रेय मिला है। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की भ्रष्टाचार पर, इस तरह के इतिहास में जाकर के, बल्कि पुराण में जाकर के, बल्कि स्वर्ग में जाकर के, बल्कि कहीं ना जाकर के सीधे सीधे जो मुकाबला होता है ऐसी चीजों से, तो ऐसे ऐसे विधान हमारी अन्य रचनाओं में हुए हैं। इस वक्त जो मुझे याद आई, कल से जो मैं नाटक पढ़ रहा हूँ तब से, तो मुझे याद आया कि ये जो नाटक है वो तो एकदम यथार्थ है, बिल्कुल सच जो हो रहा है हमारे समय में, हमारे समाज में, वो उन्होंने बता दिया है। लेकिन नाटक की का विषय यथार्थवादी है, नाटक की प्रस्तुत यथार्थवादी बिल्कुल नहीं। कैसे यथार्थवादी नहीं है? वो यथार्थवादी इसलिए नहीं है कि इतना बड़ा औरंगजेब नहीं हो सकता, इतना चालाक इंजीनियर हो सकता है, लेकिन इतना एक ये कही थी कि जो सत्ता है वही क्लाइंट है। किस तरह से हम जब इसकी विवेचना करेंगे तो जितना यथार्थ ये दिख रहा है, उस यथार्थ में क्या छेद है? वो छेद ये है कि सत्ता के सहाय के बिना कोई भी प्रशासन इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, और इसमें सीधे सत्ता मुवक्किल हो गई है, क्लाइंट हो गई है, और शोषण ये लोग सत्ता का ही कर रहे हैं। तो एक बात बहुत जरूरी हो गई है उनको बताना, उनको नियोजित करना, इसमें रखना कि शाहजहां उतना ही मूर्ख है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। वरना आप कल्पना कीजिए कि 20 साल तक कोई भी राजा इस तरह से खजाना खाली करेगा और चुप रहेगा, तो इसे हम कैसे सच लेते हैं? ये है तो अयथार्थ। इसे हम कहते हैं कि ये एक तरह से वो एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं, एक फैंटेसी का निर्माण करते हैं, लेकिन फैंटेसी का निर्माण इसमें उस तरह से संतुलित नहीं होता जिस तरह से संतुलित मैं उसका उदाहरण देने जा रहा था कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही मशहूर रचना है हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव। भ्रष्टाचार की कहानी वो भी है कि किस तरह से प्रशासन घूस लेता है, और 60 के दशक की कहानी होगी वो मेरे ख्याल से। वहां भी यमराज का दूत यहाँ आता है, भोला राम का जीव लेके जा रहा होता है, भोला राम का जीव वहां से छूट जाता है, और फिर वो नारद जी आते हैं और वो उस क्लर्क के पास जाते हैं जहां उसकी पेंशन की फाइल दबी है, पता करते हैं कि पेंशन की क्या दुख था उसको, कहाँ अटकी होगी उसकी आत्मा। अब ये जो आत्मा का अटकना है, हाथ में लेकर के जाना है, यमराज के सामने जाकर के उसका गायब हो जाना है, ये सब भी यथार्थ नहीं है, ये भी फैंटेसी है। लेकिन इस फैंटेसी में छेद नहीं, क्योंकि यमराज का शोषण नहीं हो रहा है। यमराज एक वो अधिकारी हैं जहां जीव जाता है, ये हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं, उस आध्यात्मिक मान्यता को लेकर के और नारद के माध्यम से कि नारद किस तरह से अपनी बीड़ा पे घूस दे देते हैं उस क्लर्क को जिसके पास फाइल दबी हुई है, तब वो फाइल खोलता है, उनकी पेंशन रिलीज करता है, और तब उस फाइल से निकल करके भोला राम का जीव पहुंच जाता है वहां। ये फैंटेसी थी। फैंटेसी के माध्यम से उस यथार्थ को, उस भ्रष्टाचार को कहा गया, लेकिन उसमें पेंशन रुकने का कारण समझ में आता है। घूस देने के बाद वो पेंशन मिलती है और वो वहां पहुंचता है। एक तो ये बात होती है, और दूसरे कि उस फैंटेसी को हम इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से सवाल नहीं कर सकते कि भाई कैसे शाहजहां इतना मूर्ख हो सकता है, कैसे इतना बड़ा राजा 20 साल तक इस बात को कह सकता है। ये बात देखते हुए
बनाते हुए किसी के दिमाग में भी नहीं आती। हमने भी जब नाटक देखा था उसकी समीक्षा हमने लिखी थी, उस वक्त भारत टाइम्स वगैरह में लिखा होगा, तब ये बात मेरे भी मन में नहीं आई थी। लेकिन जब ये बात मंच से उठ करके विश्वविद्यालय में चली आई है और एक साहित्यिक रचना के रूप में जब हम उसका मूल्यांकन करने जाते हैं, तब हमारी समझ में ये बात आती है कि ये जो प्रक्रिया है लिखने की, जो साहित्यिकता उसमें है, इससे बड़ी बात वो है कि इसमें सारे तथ्य के तथ्य हैं, कहीं किसी सत्य की बात नहीं है। सत्य एक है कि भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है तो साहित्य क्या कर रहा है? कोई उपाय नहीं है उसके पास। अगर उपाय नहीं भी है तो भी उसको उपाय निकालना पड़ता है, उसे द्वंद्व रचना पड़ता है, उसे इस चीज का प्रतिरोध, चाहे संकेतों में, चाहे प्रतीकों में, चाहे संभावनाओं में, चाहे कल्पनाओं में, चाहे जिस रूप से, उसका कहीं न कहीं कोई तोड़ उस नाटक में आता है। यहाँ क्या होता है कि एक ही काम हो रहा है कि प्रशासन पैसा खा रहा है, अपने सारे सह विभागों को पैसा लुटा रहा है और पैसा आराम से शाहजहां के यहाँ से आ रहा है। तो जिस तरह से ये बिल्कुल फ्लैट है, मामला एकदम से सतही है कि सब कुछ होता जा रहा है वैसे ही जैसे हम जीवन में देख रहे हैं, उसमें रचनात्मकता की बात हमको दिखाई नहीं पड़ती है कि कहाँ ऐसा कुछ उसमें ऐसा डालें जिससे कि हमारे सामने कोई विमर्श पैदा हो, इसका कोई तोड़ पैदा हो। ये इस रचना में कहीं नहीं आता और यही कारण है कि दृश्य नहीं है इसमें, बात है। सिर्फ हर आदमी आता है, खड़े होकर के या बैठ करके उनसे बात करता है और वो जाता है, और गुप्ता की, उनके पीए की और भैया जी की बात चलती रहती है। एक तरफ ये चलती रहती है, एक तरफ आने वाले व्यक्ति चलते रहते हैं, तीसरी तरफ शाहजहां है। इसमें न कोई दृश्य है और न किसी कला की इसको जरूरत है और न किसी कला को इसमें नियोजित किया गया है। जैसे किसी सेट की कल्पना नहीं है, आप कहीं भी बैठ करके इस बात को कर सकते हैं। नाटक का सबसे मशहूर क्रम होता है सेट। अब इसमें एक सांकेतिक सेट है कि ये गुप्ता जी जहां बैठते होंगे, जो ऑफिस होगी, वही ये सारी बातचीत चल रही है और फिर एक बार वो शाहजहां के महल में जाते हैं। महल का भी कोई वर्णन नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं है। एक चीज आप सिर्फ कर दें कि शाहजहां को मुकुट पहना देंगे या उनको शाही लिबास पहना देंगे, तो उसके अलावा किसी मेकअप, किसी लिबास की जरूरत नहीं है। सारे के सारे सामान्य पात्र हैं, अपने यूजुअल हमेशा वाले सामान्य परिधान में आकर के कहीं भी बैठ करके ये नाटक हो सकता है। तो इस नाटक के होने की ये आसानी है। मुझे जयशंकर जी की सिर्फ तस्वीर दिखाई पड़ रही है पर्दे पर, यही होता है, ऐसा ही है, सही चल रहा है ये जी? बढ़िया बढ़िया आ रहा है सर, आवाज बढ़िया आ रही है आपकी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जो नाटकीय विधान है, जिसे हम प्रस्तुत विधान कहते हैं, उसमें भी कोई तकनीक, कोई कला दिखाई नहीं पड़ती है। सपाट यूं है कि जहां से नाटक शुरू होता है, जिस भ्रष्टाचार से, जिस घूस से लेन देन से, वही घूस का लेन देन होता रहता है। कहीं कोई मोड़ ही नहीं आता, कहीं कोई कर्व ही नहीं आता, न कथा में, न उसकी कथा वस्तु में, और न ही उसकी व्यंजना में। कहीं कोई उस तरह की व्यंजना बनती ही नहीं। तो दो स्तर पर नाटक एकदम से फ्लैट है। इस स्तर पर, एक तो कथा के स्तर पर, जो पुस्तक है, जो लेखन है, और जो लेखन वैसे का वैसे मंच पर उतर आया है। बातें ही बातें हैं, बातें ही बातें हैं। न बातों के पीछे कोई तर्क है, न तर्क के पीछे कोई विश्लेषण है। जबकि जितने भी आप भ्रष्टाचार की कहानी, स्टंट फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता। जो हमारी स्टंट फिल्में हैं, जो बेहद भ्रष्टाचार पे चलती रहती हैं, उसमें भी एक प्रतिपक्ष होता है, और वो प्रतिपक्ष कहीं न कहीं उसको अड़चन पैदा करता है। उस प्रतिपक्ष में कहीं न कहीं संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं कि हाँ, ये सनातन नहीं है। ये सही है कि बात सनातन है, लेकिन जब वो कला में उतरती है तो उसमें किसी कलात्मकता की दरकार, किसी मूल्यवत्ता की दरकार होती है। हम कह सकते हैं कि समाज में कोई मूल्य नहीं बचा, समाज में कोई नैतिकता नहीं बची, प्रशासन में कहीं कोई ईमानदारी नहीं बची। तो जो है ही नहीं जीवन में, अजय शुक्ला उसको कहां से ले आए? और इसी ब्लॉक पर बात में जो यही एक है
कह लीजिए विधान है, एक तोड़ है, एक बहाना है, ये तर्क है जो ले करके कह करके हम लोग इसको चला ले रहे हैं। लेकिन मेरी मांग, मेरी बात उसके आगे की है। शायद ये बात इसके लिए मेरे दिमाग में अब आई, तब नहीं आई, क्योंकि अब इसका स्तर उठ करके यूनिवर्सिटी पर पहुंच गया है, डिग्री कॉलेज में पहुंच गया है, जहां हम चीजों को विमर्श के लिए रखते हैं, जहां हम चीजों को नैरेटिव के लिए नहीं रखते। और अजय शुक्ला के इस नाटक के नैरेटिव्स ने, उसके स्टेटमेंट्स ने, उसके बातूनीपन ने, और जो कुछ दुनिया में गलाजत हो रही है, उस गलाजत को इस तरह से ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि दर्शक और पाठक भूल ही जाता है कि वो सत्य क्या है, वो संभावना क्या है, वो संकेत क्या है जो एक साहित्य, एक अच्छा साहित्य जो देता है, देने के बाद ही वो अच्छा साहित्य होता है। अदरवाइज ये उस सतह पर खड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि व्यवस्था एक तरफा है। हमारे एक शब्द है भोजपुरी में, एक बग्गा। एक तरफ आप चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दाएं बाएं कुछ देख नहीं रहे हैं। तो चूंकि व्यवस्था एक बग्गी है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार पर केंद्रित है, इसलिए उनका नाटक एक बग्गी है। तो आप व्यवस्था से दब गए। जो चारों तरफ चल रहा है हमारा रचनाकार, ये रचना उसमें इस तरह से दब गई है कि या तो इसके पास कोई संभावना, कोई संकेत, कोई साहित्यिकता है नहीं कि वो दे, या वो देना नहीं चाहता। हो सकता है उसके पास हो, लेकिन जब उसके पास नाटक में आई नहीं तो हम कैसे कहें कि वो उनके पास है। ये मेरा सवाल है, न ही सिर्फ अजय शुक्ला से, न ही सिर्फ नाटक से, बल्कि इस नाटक को इस मुकाम पर जो पहुंचाने वाले हम हैं, हमें हमसे कि जब इस नाटक को हम रखने लगे तो हमने क्या सोचा कि हम अपने विद्यार्थी को क्या बताना चाह रहे हैं, या हम अपने समाज को, जो हमारा साहित्यिक समाज है, उसको क्या बताना। इस रचना के पास मित्रों कोई अंतस नहीं है, और हमारी जो साहित्यिकता है, जो कला है, वो अंतस की चीज होती है। आप कहेंगे कि हमारा बाह्य ही हमारे अंतस का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। जिस परिवेश में आदमी को रख दिया जाएगा वो वैसा ही बनेगा। लेकिन एक ही परिवेश में आप दो आदमी को रख देंगे, एक ही घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक नालायक निकलता है और एक लायक निकलता है। ऐसे आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जुड़वा भाइयों की। तो परिवेश के साथ उसका जो अपना अंतस है वो भी चीजों का निर्णायक होता है। तो क्या पूरे के पूरे देश का अंतस इस तरह से शून्य हो गया है, इस तरह से रिक्त हो गया है, इस तरह से खाली हो गया है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हम जब चाहें शाहजहां को जितना चाहें मूर्ख बना करके और अपने भ्रष्टाचार की वरीयता और भ्रष्टाचार का जो पावर है, जो उसकी ताकत है, वो क्या हम इस तरह से दिखाएं। ये इस तरह का अतिरंजना है, इस तरह की अतिरंजना है, इस तरह का एग्जरेशन है जो कला मूल्यों के निकष पर शून्य साबित होता है। आप इस बात को सोचिए, और तब जब आप सोचने चलेंगे, इसीलिए मैंने ताजमहल का टेंडर पहले लिया, तब जब आप सोचने चलेंगे तब आपको मिस्टर अभिमन्यु याद आए। हमारा मिस्टर अभिमन्यु पर इसकी बातें हम जरूरत पड़ेगी तो फिर लेते रहेंगे। दोनों बातें मैंने संक्षेप में समय के हिसाब से बताई कि किस तरह से उसमें विषय जो है वो जीवन का है, जैसा चारों तरफ सारे प्रशासन में हो रहा है वैसा होता है। और क्योंकि प्रशासन में जो हो रहा है वो उन्होंने ले लिया है, तो वैसे ही उनकी नाटकीयता में, उसके नाट्य विधान में वैसे का वैसे उतर आया है। दो पात्र बैठ के बातें कर रहे हैं, उन बातों में कोई तर्क नहीं है, कोई मीमांसा नहीं है, कोई विमर्श नहीं है, कोई सवाल नहीं है। दर्शक को पता है कि जो पात्र आया है वो क्या करेगा, जो गुप्ता है वो क्या करने वाला। बस अंत में जाकर के मालूम पड़ता है कि वो सब पेपर जला दिए जाते हैं, जल जाते हैं, और वो गिरफ्तार हो जाता है शेयर वाला, और पेपर के जल जाने से ये सब लोग बच जाते हैं, शाहजहां के मर जाने से ये सब बच जाते हैं। ये हल भी बहुत जोड़ा हुआ, बहुत सतही, बहुत बनाया हुआ है, क्योंकि मौतें हल नहीं होती हमारी समस्याओं का। हमें पता है कि जब उसकी पंचवटी बहुत बढ़िया उपन्यास है, और जब वो बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ उसके संबंध हैं, पहले से ही प्रेम है उसको, और अपने छोटे भाई से शादी करवा देता है,
उसका बच्चा, बड़े भाई का बच्चा उस छोटे भाई की पत्नी को पैदा हुआ है, और अब वो बताने वाली है, सब कुछ स्वीकार होने वाला है कि ये बच्चा बड़े भाई का है, तब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में। तो हमने कुछ मंसल से पूछा, हमने उनको एसएलटी बुलाया था, एसएलटी के कमरे कक्ष में इस पर चर्चा रखी, तुम्हारे कोर्स में था उपन्यास, शायद मैं नहीं पढ़ाता था लेकिन उपन्यास कोर्स में था। तो उन्होंने कहा कि हमारी बगल में ऐसा हुआ था एक्सीडेंट, और हमने एक्सीडेंट दिखा दिया। एक्सीडेंट से उस विक्रम को, बड़े भाई को मार देना समस्याओं से भाग जाना है। उसी तरह से ताजमहल नहीं बना, शाहजहां होता तो क्या करता, 20 साल तक शाहजहां ने क्या किया, ये सारे सवाल जो हैं वो रचना में अनुत्तरित हैं, बल्कि इन सवालों का न नाटक को पता है और न नाटककार को पता है। ऐसी पावरफुल थीम है भ्रष्टाचार की, तो लोकप्रिय थीम है कि दर्शक उसी में खो जाता है, जैसे मैं 20 साल खोया रहा। मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं आप लोगों को, हमें चीजें ऐसी ही सामने आती हैं। ना आपने मुझे आज इस व्याख्यान के लिए बुलाया होता, ना मैंने दोबारा ताजमहल अंडर पढ़ा होता, ना उसको क्लासरूम के हिसाब से, जिस तरह से हम क्लासरूम में चर्चाएं करते हैं, सेमिनार में चर्चाएं करते हैं, जब उस लेवल पर आकर के इस नाटक में देखने लगता हूँ, तो फिर ये इस नाटक की ये सारी जो कमियां आप कह लीजिए, ये सारे जो सवाल हैं वो हमारे सामने आते हैं। और सवाल ना आए होते अगर इसी के साथ मिस्टर अभिमन्यु न रहा होता, क्योंकि मिस्टर अभिमन्यु में भी प्राण है। अभिमन्यु चक्रव्यूह का अभिमन्यु है, आप सब जानते हैं उस कथा को, वीर अभिमन्यु है वो, और ये मिस्टर अभिमन्यु है। तो मिस्टर अभिमन्यु कोई भी हो सकता है। हम बात बात पर एक बार ऐसा फैशन चला था, जब अंग्रेजी हमारे जीवन में आजादी के बाद आई थी और हम थोड़े थोड़े शब्दों का प्रयोग करते थे। अब तो इतने शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी हम लोग कर रहे हैं कि ये नाटक में भी है। सारे के सारे जो टर्म्स हैं, कोर्ट से लेकर के कागजात के, वो सब के सब अंग्रेजी में हैं, और एक्सटेंशन से लेकर के, कॉर्पोरेशन से लेकर के, और स्टे ऑर्डर से लेकर के, सारे के सारे जो शब्दावलियां हैं वो अंग्रेजी की हैं। अगर वो इसमें हिंदी कर दिया जाता, कॉर्पोरेशन को निगम कह देते, तो दर्शक के पल्ले उतनी जल्दी नहीं पड़ता जितनी कॉर्पोरेशन पड़ता है। और कचहरी से, न्यायालय से रुकावट, उस पर रुकावट का आदेश ले लिया गया है, अगर ये कहा जाता तो उसके वाला जो मजा है वो नहीं रहता। अब आजकल हमारे समय में, हमारे जीवन में अंग्रेजी इस तरह से घुस आई है कि वो विकल्पहीन बन गई है। हम अंग्रेजी में ही समझते हैं बातों को, लेकिन तब जब हम किसी को कहते थे क्यों मिस्टर, क्या हाल है, तो वो मिस्टर अंग्रेजी का शब्द उसके लिए व्यंग्य बनता था। उसने जरूर कोई न कोई ऐसा अवांछित काम किया होता था जो हमारे सर से लेकर के हमारे बुजुर्गों तक जो हमको मिस्टर कहते थे, वही है ये मिस्टर अभिमन्यु। तो मिस्टर अभिमन्यु जो है वो वीर अभिमन्यु एक था, मिस्टर अभिमन्यु अनेक हैं। यहां भी प्रशासन है, प्रशासन का ही भ्रष्टाचार है मिस्टर अभिमन्यु में भी। और यहाँ जो कलेक्टर है, जिलाधीश है, और अब वो कमिश्नर हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक तरफापन ये भी नहीं है कि सिर्फ प्रशासन सब कुछ कर ले रहा है। प्रशासन को नेता का इस नाटक को अब पढ़ करके, 71 का लिखा हुआ नाटक है और बहुत पढ़ाया गया है ये नाटक, इस पर बहुत सारा लिखा गया है। आप अगर वो आलोचनाएं देखेंगे तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल उस दौर के एक बहुत ज्यादा लिखे पढ़े प्रोफेसर थे लक्ष्मी नारायण लाल, और प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में दर्जनों नाटक हैं उनके, और सब के सब बहुत बखाने गए, बहुत पढ़े गए, बहुत पढ़ाए गए। भले खेले उतने नहीं गए, अकेले ताजमहल का टेंडर जितना खेला गया, शायद कई नाटक मिलाकर के भी लाल के उतने न खेले गए हों। लेकिन इसके बावजूद यही आप देख लीजिए कला उसकी, कि जो यहाँ करता धरता है राजन, जो कलेक्टर, राजन के मन में उन्होंने द्वंद्व पैदा कर दिया। राजन सब कुछ वही करता है जो गुप्ता करता है, लेकिन करने का उसका तरीका क्या है कि वो अपने आप ही अपने से क्वेश्चन करता है, अपने से सवाल करता है। ऐसा कुछ ताजमहल में नहीं आता। दूसरी बात, ये तो बड़ी बड़ी रचना है, इसमें रचनात्मकता इतनी भरी हुई है मिस्टर अभिमन्यु में, जिस तरह से रचनात्मकता और नाट्य कला तो हम नहीं कहेंगे, नाट्य कला तो है उसमें, नहीं तो नाटक सुपर हिट नहीं होता, लेकिन जो विमर्श की कला है,
जिसे हम साहित्यिकता और रचनात्मकता कहते हैं, वो जितनी ही उसमें कम है उतनी इसमें ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जटिल भी हो गई है आम पाठक के लिए, आम विद्यार्थी के लिए। उस द्वंद्व को, उस द्वैध को कि किस तरह से जो राजन है और जो आत्मन, वो किस तरह से एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। इसमें राजन, आत्मन और जो वो नाटक, वो नेता है, क्या है, गिरिधर गिरीश दत्त, उसका मेरा नाम देखने क्या है, गया दत्त। गया दत्त जो उसका मेन विलन कह लीजिए आप, नेता है, और राजन है और आत्मन। इन तीनों का जो अंतर संबंध है, एक दूसरे के तीनों प्रतिरूप हैं, इसी को समझना इतनी बड़ी रचनात्मकता है, इतनी बड़ी जटिलता है कि सारा का सारा जो खजाना है हमारी साहित्यिकता का, वो इसमें भरा हुआ है। हम उससे खोलेंगे, हम उसकी बात करेंगे। पहले सिर्फ ये बता दें कि किस तरह से इसमें नाटक है। इसमें हम 5 मिनट में बताते हैं कि ये नाटक कैसे बनता है। ये नाटक इस तरह से बनता है कि एक आदमी जो राजन है, कलेक्टर है वो, और उसका प्रमोशन हो गया है कमिश्नर में। प्रमोशन के आदेश आने के ही दिन, मतलब पहले पेज पे ही बात एकदम खुल जाती है कि उसका प्रमोशन हो गया है, और 5वें पेज तक आते आते ये भी मालूम पड़ जाता है जिस नेता ने उसका प्रमोशन करवाया है, उन्होंने आके उससे कह दिया है कि तुम्हें 12 लाख रुपए अगले चुनाव के लिए उगाना है, जुटाना। 71 का 12 लाख, आज का 12 लाख नहीं। 80-85 के बाद रुपयों का ऐसा मूल्यन हो गया है कि तब का सैकड़ों, आज का हजारों, तब का हजारों, आज का लाखों, और तब का लाखों, आज के करोड़ों के बराबर हो गया है। तो आज हम किसी से कहेंगे बैठ करके 2020 में कि 12 लाख रुपए अरेंज करने के नेता ने कहा था, वो भारी नहीं लगेगा। लेकिन उस वक्त 71 में 12 लाख रुपए आज के करोड़ों रुपए के बराबर था, जितना उसको उगाना है। तो उसको उगाना है, ये बड़ी बात नहीं है। उसको, उसके अंदर डॉक्टर लाल ये संवेदना, ये सोच पैदा करते हैं जो विमर्श बनती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा IAS, और एक नेता आकर के मुझसे कह दे रहा है कि तुमको 12 लाख अगली बार उगाना है, और उसने मुझे प्रमोट कर दिया है क्योंकि मैंने इलेक्शन में उसकी कोई सहायता की है, और ऐसी सहायता की है जो नाजायज है। और यहीं से उसके मन में ये दंश पैदा होता है, ये अवरोध पैदा होता है, ये एतराज पैदा होता है कि ऐसा कैसे हो। ये किसी चीफ इंजीनियर के मन में आज पैदा नहीं होता, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर नहीं पैदा होता किसी कलेक्टर के मन में इस तरह का सवाल, ये कहते हुए मैं थोड़ा सा क्षमा भी मांगूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबके मन में नहीं होता। ऐसे इक्के दुक्के बचे हुए हैं, इक्के दुक्के गुप्ता भी बचे हुए हैं अभी दुनिया में। सबके सब ताजमहल का टेंडर वाले गुप्ता नहीं हो गए, लेकिन रचना को उन गुप्ताओं की खोज करनी पड़ती है, और अगर वो गुप्ताओं की खोज जीवन में नहीं मिलती तो उनको उसमें पैदा भी करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा IAS है जिसका चाहे तो स्वाभिमान आहत हुआ हो, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी कॉन्टेस्ट पास करके वहां वो पहुंचा हुआ है, और कोई आकर के ऐसे उसको टर्म डिक्टेट करता है, तानाशाहों की तरह से बताता है कि तुमको ये करना होगा, उसको चोट लगनी स्वाभाविक है। अगर अजय शुक्ला की तरह लिखना होता तो हम उस चोट को भूल जाते, लेकिन उसको जो चोट लगी है वो वहीं से वो भड़क जाता है कि इसका मतलब ये है कि किसी और की जगह है जो मुझे दे दी गई है। आज कौन सोचता है ये? हम ये भी कह सकते हैं कि वो नाटक 71 का है, 70 का है, और ये 90 के बाद का है। 20 साल का फर्क है। मैं कहता हूं 20 साल के फर्क में हो सकता है जीवन में, समाज में, समय में इस तरह की मूल्यहीनता आई हो, लेकिन साहित्य में ये मूल्यहीनता नहीं आती। आप कालिदास से लेकर के आज तक देख लीजिए, नैतिकताओं के द्वंद्व पैदा करना, और ये जो दौर है 60-65 के बाद से लेकर के 90-100 तक का जो दौर है, हम लोग उसको
सफलता और नैतिकता के द्वंद्व के नाम से जानते हैं। अब 2000 के बाद, 90 के बाद नैतिकताएं खत्म हो गई हैं जीवन से। अब वो द्वंद्व नहीं रहा, नैतिकताएं हैं, खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से वो जलजला था कि सफलता और नैतिकता के बीच हमको चुनना पड़ता था कि क्या है, और ये द्वंद्व नैतिकता और सफलता का, मनुष्य और मनुष्यहीनता का जो फर्क है, वो अनादिकाल से हमारी रचनाओं में बहस बना करके रचनाकार उसको हमारे सामने रखता रहा है। इसीलिए मुझे ताजमहल के टेंडर पे ऐतराज हुआ। इसमें इन्होंने 5वें पेज पर ही वो पैदा कर दिया, वो विरोध उसके मन में। और उसका क्या हो सकता है कि उनके रहते, कौन दत्त थे वो, गया दत्त के रहते और उस मंत्री के रहते, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके यहाँ रह नहीं सकता, पद पर रह नहीं सकता। इसलिए 5वें पेज पर ही ये राजन तय कर लेता है कि वो इस्तीफा देगा, और उसका तय कर लेना, इस्तीफा देना, वो सारे विमर्शों को ला करके खड़ा कर देता है, जिन विमर्शों से, जिन साहित्यिकताओं से, जिन रचनाओं से, और इसी को मैं अंतस कहता हूँ। ये उसके मन में आता है, ये जीवन में नहीं है, और उसके मन में पैदा किया जाता है, सृजित किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। उन्होंने क्रिएट कर दिया। तब मालूम पड़ता है कि अकेले वो नेता या फिर उसकी व्यवस्था ही इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल उसका पिता भी, राजन का पिता वकील है, और वो चाहता है कि उसका बेटा IAS हो। आज के समय में हर बाप अपने बेटे को ऐसे ही बड़े पद पर, सरकारी पद पर रखना चाहता है। सरकारी नौकरियां कितनी मूल्यवान हैं, इसको कोरोना ने और तय कर दिया है। सारे प्राइवेट चीजें बंद हो गई, लेकिन सरकारी वालों की तनख्वाहें आ रही हैं। तो सरकारी सिस्टम में, सरकारी व्यवस्था में, सरकारी तंत्र में हमारा बच्चा बड़ी से बड़ी पोस्ट पाए, ये हर बच्चे का, हर बाप का ख्वाब हुआ करता है। अब तो अमेरिका जाने वालों की भरमार हो गई है, लेकिन जब अमेरिका गए और लोग यहाँ दुखी हुए, उस वक्त हम जवान थे। तब हम उन दुखी बापों से पूछा करते थे, पढ़ते लिखते साहित्य ने हमको ये सवाल दे दिया था कि वो अब भागा थोड़ी ही है, आपने ही उसको उस लायक बना करके वहां भेजा है, तो आप काहे को रो रहे हैं? आपने भेजा इसलिए था कि अमेरिका की यात्रा करेंगे आप भी, और अगर बेटा यात्रा करा लेता तो आप बड़े सुखी हो जाते, नहीं करा रहा तो आप दुखी हो रहे हैं। तो मतलब कहने का कि जिस तरह से समय हमारा बदला है, उस समय के बदलाव में न ही वो क्या कहते हैं दिनकर जी, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध उसका भागी नहीं है, उसमें भागी सब लोग हैं। तो इसमें भागी उसके पिता हैं, जिन्होंने उसको मोटिवेट करके इस लाइन पर लगाया कि तुम्हें बनना है, और अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भी बेटा IAS पास करता है और कलेक्टर बनता है। इसके बाद जब अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारी क्या योजना है, वो तो त्याग पत्र के बाद आता है, और पत्नी को उसके त्याग पत्र से कोई मतलब ही नहीं है। वो कहती है हमारी योजना है, हमने LIC वालों को बुला लिया है, और जो 2 लाख के LIC वो 10 लाख के LIC का लेने के लिए कह दिया है, और वो खरीदी करने के लिए, वो खरीदी करने के लिए खरीदी बहुत सारी करके आई भी है। यानी उसकी पत्नी ने भी उसको बनाया है इस तरह का। तो उसका पिता भी बना रहा है, उसकी पत्नी बन रही है। जो उसके अनजान बच्चे हैं, 2 अबोध बच्चे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम है कि उस तबके के सारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। 71 की बात है, आज कॉन्वेंट पढ़ना बहुत आसान, बहुत आम बात हो गई है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी फीस दे करके सबके। कैसा पढ़ रहे हैं इस पर नाटक होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी फीसें लेकर के आज जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, अब तो इस पर नाटक लिखा जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के स्तर सबका ऊंचा हो गया है अपने पढ़ने का। तो तब कॉन्वेंट में जाना बड़ी बात थी, तो उसका बच्चा कॉन्वेंट जा रहा है, उसकी फीस बड़ी है, अब वो भी उसके त्याग पत्र की रुकावट है। यानी उसको बनाने में अगर पिता का हाथ था, अगर व्यवस्था का हाथ था, अब उसको चलाने में, अपने तरह के चलाने में अगर उसके आज के नेताओं के, मंत्रियों के और ठेकेदारों के हाथ हैं, तो उसको बनाए रखने में भी उसके पिता का हाथ है। क्योंकि जो ही वो होता है कलेक्टर, और ये उसके समझ में बात आती है कि मुझे नेता ने कह दिया 12 लाख रुपया, तो ही वो एक्टिव हो जाता है, एकदम सक्रिय हो जाता है। और जो सबसे बड़ा पूंजीपति है केजरीवाल, अब जिसने 13 साल से टैक्स नहीं दिया,
और 13 साल तक IAS लोग आते रहे और केस चलता रहा, IAS जाते रहे बदल करके, कलेक्टर लोग जाते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। और नेता की इस बात को सुनकर के वो फौरन राजन एक्शन में आता है, कार्यवाहियों पर उतरता है और सारी नोटिसें दे देता है। और तब मालूम पड़ता है कि जो पिता अचानक घर पे पहुंच गए हैं वो केजरीवाल की गाड़ी में आए और सुबह आए हैं और शाम को केजरीवाल के घर चाय पे गए हैं और लेने के लिए फिर उनकी गाड़ी आई है। तब राजन जानता है कि मेरे पिता केजरीवाल के साथ हैं, जिस केजरीवाल को इसने नोटिस दिया है कि आप इतने दिनों से आप टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं, जिसकी कंपनी को इसने सील करने के लिए, ताला लगाने के लिए आदेश भिजवाया है, इनको जेल ले जाने की जो तैयारियां करवा रहा है, उसके साथ इनके पिता भी शामिल हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु इस व्यवस्था के चक्रव्यूह में शामिल है। 7 महारथियों ने मिल करके अभिमन्यु को मारा था, आप सब जानते हैं। यहाँ भी 6.5 महारथी हैं जो इस अभिमन्यु के सामने हैं। केजरीवाल है, गया दत्त है, पिता है उसके, पत्नी है उसकी, दोनों बच्चे हैं उसके, और वो खुद है। वो खुद कैसे है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो 6.5 महारथियों के सामने चक्रव्यूह में घिरा हुआ है ये हमारा आज का मिस्टर अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु नहीं। और उसमें उन महारथियों में वो भी है, त्यागपत्र वो भी देना चाहता है। विमर्श ये है कि उसमें एक पात्र है जो आत्मन, वो इसी का प्रतिरूप है। इसका प्रतिरूप है ये देर तक पता नहीं लगता क्योंकि वो पात्र के रूप में आया है। अब देखिए, जो तकनीक है लिखने की, जो कला है लिखने की, जो विधान है लिखने का, वो किस तरह से जटिल है और हमें समझने की चुनौती देता है। तो स्कूल में नहीं, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, समीक्षाओं में, सेमिनारों में जब हम इस पर बात करते हैं, विमर्श करते हैं, तो हमको तह तक का मजा आता है। हमको अपनी मानसिक चौकन्नापन हमारा जो है, जो हमारी कला की समझ है, उसे लागू करने का हमें मौका मिलता है और उसमें से नई नई परतें, नई नई सतहें निकालने में, उसको समझने में जो मजा है, वो उसको मजा ही नहीं है, उसका मूल्य भी है। जो मजा भी है और मूल्य भी है। इस मजे और इस मूल्यवत्ता से हीन है, रिक्त है ताजमहल का टेंडर। शायद अब आप इसके समानांतर जब हम बातें कर रहे हैं, तब शायद आप मेरी उस बात को, जो तब शायद आपको नाजायज भी लगी हो, बहुत ज्यादा लगी हो मेरी इस रचना के साथ कहने में और अजय शुक्ला के साथ कहने में। अजय शुक्ला से मेरी भेंट है भोपाल में, तब जब ताजमहल का टेंडर लिखा जा चुका था, लेकिन ताजमहल का टेंडर नहीं हुआ, कोई उसको जानता नहीं था। तब उन्होंने हमसे बात की थी वहां, वो मेरे ख्याल से रेलवे विभाग में अफसर हैं। अब तो अगर सामने आ जाएंगे तो मैं चेहरा भी नहीं पहचान पाऊंगा, उन्हें शायद भूल भी गया होगा कि कभी, मुझे वो भी नहीं याद आ रहा भोपाल में ही, अगर कहीं हम मिले हैं और साथ में 2 दिन रहे हैं। तो आज उस मेरी समीक्षा को, मेरी बात को सुने, और मैं ये चाहूंगा कि इस पर आप बात करें मुझसे, फिर कभी चिट्ठियां लिख करके, मेल लिख करके, क्योंकि आप इसको पढ़ा रहे हैं, तब हम समझेंगे। मतलब जो तरीका है पढ़ने पढ़ाने का, जो रचनाओं को देखना का, रचनाओं को जीवन में उतारने का, इन रचनाओं से जीवन में तब्दीलियां लाने का जो तरीका है, वो ऐसे होता है कि आप इस मेरी बात को जांचें। मेरी बात फाइनल है, मैंने जो कह दिया वो आप्तवाक्य, ब्रह्मवाक्य ऐसा नहीं है। आप इससे बढ़िया विचार लेकर के, विमर्श लेकर के मेरे सामने आ सकते हैं, और जब मेरी जुबान बंद हो जाएगी आपकी विमर्श से, तो मैं और खुश होऊंगा। कहना, ये बात करना और सार्थक हो जाएगा जब आप इसका तोड़ लेकर के मेरे पास आ जाएंगे कि आप जिसको रचनात्मकता विहीन कहते हैं, कला विहीन कहते हैं, उसमें इस तरह की कला भी है। और अगर अजय जी सुन रहे हो कहीं, या बाद में फिर कहीं सुने और वही मुझसे इस तरह की बात करें, तो हमें इस बात को और ज्यादा परिभाषित करने में, और ज्यादा विश्लेषित करने में और अलग तरह का मजा आएगा। खैर, हम इस पर हैं कि मिस्टर अभिमन्यु, गया दत्त और आत्मन को हम बहुत देर तक नहीं समझ पाते क्योंकि वो पात्र बन करके आता है। समझते तब हैं क्योंकि आत्मन ही उनका प्रतिद्वंदी है। गया दत्त 2 इलेक्शन वो जीत चुके हैं और दोनों इलेक्शन आत्मन हार चुका है, और एक मध्यावधि चुनाव अभी हुआ है, उसमें भी वो हारा है। जिस इलेक्शन में उसको जिता करके
ये कमिश्नर होने जा रहे हैं और जो ये बिल्कुल सत्ता के आदमी हो गए हैं राजन जी, उसी में हारा हुआ है, क्योंकि वो सबको क्या कहते हैं, सबका मुखौटा हटाना चाहता है। देखिए कैसे कैसे अंग्रेजी गुलाम है। मेरे मन में आ रहा था कि सबको एक्सपोज करना चाहता है। अब सबको एक्सपोज करना चाहता है तो हम ये नहीं कि सबको नंगा करना चाहता है, फिर हमें शब्द खोजना पड़ता है। आज इस कदर अंग्रेजी गुलामी हो गई है, तो हम ये कह रहे हैं कि सबका जो मुखौटा है वो उतारने के लिए आत्मन आया है इस नाटक में। वो एकमात्र ऐसा पात्र है जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, इलेक्शन भी लड़ रहा है, चुनाव भी लड़ रहा है। तो उसका मामला सत्ता पाकर के सुख भोगना नहीं है, उसका मामला कुछ करना है, इसीलिए वो हार रहा है। तो वो राजन की उसकी जब बातचीत होती है तो वो बताता है कि मेरी तो नीयत यही है, अगली बार फिर लड़ूंगा और फिर हारूंगा, लेकिन मैं अपनी बात से मुड़ूंगा नहीं। तो तब तक तो वो पात्र रहता है आत्मा, फिर तक वो बात करता है। लेकिन जब एक दिन वो चिट्ठी लेकर के आ जाता है, जिस चिट्ठी में गया दत्त ने अपने आदमी को चिट्ठी दी है उसको मारने के लिए, आत्मन, और वो चिट्ठी उसके हाथ में लगती है और कुछ पेपर्स केजरीवाल जिनके ऊपर इसने टैक्स वसूलने के लिए केस किया है और जिसकी गोदाम सील करने के लिए उसने आदेश भेजा है, जिसको जेल जाने के लिए उसने आदेश भेजा है, उसके कुछ पेपर्स लेकर के जब आत्मन आता है, और ये 2 अंकों का नाटक है और पहले अंक में 2 दृश्य हैं छोटे छोटे, और दूसरा अंक पूरा एक ही दृश्य है बहुत लंबा चौड़ा। तो ये जाकर के क्लाइमेक्स है इसका, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये उसका चरम है कि जब वो चिट्ठियां लेकर के आता है, संयोग से उसी वक्त गयादत्त भी आते हैं, उसी वक्त वहां पिता भी घर में मौजूद हैं, चाय पी करके उसके घर से आ गए हैं, केजरीवाल के घर से चाय पी करके आ गए हैं, वो भी घर में है। उसी वक्त गयादत्त भी आता है और गयादत्त आकर के सूचना देता है कि उनको अपनी कंपनी पर स्टे मिल गया। स्टे वहां भी था, स्टे यहाँ भी है, रोक लगा दी गई है और अब उसकी कंपनी में ताला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तोड़ निकाला है कचहरी ने, कोर्ट ने, नियम कानून ने, कि जो उसको हिसाब दिया गया है इनकम टैक्स का वो रिवैल्यूएट होना चाहिए, उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, फिर से देखना चाहिए कि अमाउंट जो राशि दी गई है वो उतनी ही है कि उससे कम है, क्योंकि उसकी गणना में, उसकी गिनती में, उसकी गणित में, उसके कैलकुलेशन में खोट है, ऐसा कोर्ट मानता है। और कोर्ट ऐसा मान करके उसको स्टे दे दिया है, तो अब उसकी कंपनी बंद नहीं होगी, अब वो जेल नहीं जाएगा, अब फिर से उसका वैल्यूएशन होगा, फिर उसका मूल्यांकन होगा और तब उसका कोई केस होगा। यानी एक अफसर की, एक कलेक्टर की जो पूरे जिले का मालिक होता है वो सब कुछ नहीं है। तो जब गयादत्त आकर के उससे कहते हैं कि तुम रिजाइन मत करो, ये सब बंद करो, तुम हमारे साथ हो जाओ, अंदर के आदमी होकर के रहो, तुम क्यों बाहर जाना चाहते हो, ये शब्दावली है वहां पे, तुम अंदर का आदमी बनकर के रहो। जब वो आकर के ये कहते हैं राजन से, तो राजन उनसे इस बात पर बहस करता है कि हम इस तरह का नहीं हो सकते। और उसी वक्त वो आत्मन वो लेकर के आता है वो लेटर और दूसरा लेटर। दूसरी बात यह है कि जब चाय पर गए हुए हैं इनके पिता, तो जब ये फोन पर पूछता है, मालूम पड़ता है इसको कि चाय पर गए हैं उसी केजरीवाल के घर, जिस केजरीवाल को ये तलब कर रहा है, जेल भेजना चाह रहा है, तब पूछता है वहां और भी कोई है? पिता के आने के बाद पूछता हूँ और भी कोई था? तो वो बताते हैं कि वो वहां एक टेप रिकॉर्डर था जिसपे गाना चल रहा था और बाद में गाना बंद हो गया। मतलब कहने का कि पिता की सारी बात को केजरीवाल ने टेप किया, अब वो इनके खिलाफ भी जा सकती है। मतलब कहने का ये है कि ये भ्रष्टाचार में जितने पात्र हैं, सारे पात्रों को कहीं न कहीं फंसा करके चीजों को इस तरह से पेचीदा बनाया गया है, जिस पेचीदा को का निराकरण करने की, जिसको समझने की, जिन गुत्थियों को सुलझाने की बारी होती है पाठक की, अध्यापक की, आलोचक की, तो वो हमें इसमें करने को मिलता है, उसमें हमें कुछ करने को ही नहीं मिलता। तो उसमें जो कहा जा रहा है सिर्फ कहते हुए चला जा रहा है। तो अब वहां गयादत्त भी आ गया है, वहां आत्मन भी आ गया है और वहां राजन भी है। और इसी बहस में जब आत्मन निकलता है, बाहर जाता है, गोली की आवाज आती है और गयादत्त अंदर आते हैं। मतलब गयादत्त ने उसको गोली मार दी। गयादत्त आकर के कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर दी, गोली की आवाज सुनाई पड़ती। ये मंच का उपयोग है। मंच का उपयोग वो नहीं है कि क्या होने वाला है,
ये लेखक को ही नहीं, पात्र को ही नहीं, कलाकार को ही नहीं, दर्शक को पता। इसमें रचना का मर्म नहीं होता। रचना का मर्म इसमें होता है, नाटक वो होता है कि ये गोली चली है, अब आप उसके अर्थ लगाइए। एक राम है और उनके अनेक अर्थ हैं। आप जानते हैं रामचरितमानस क्यों इतना पढ़ा जाता है? क्योंकि राम एक हैं मगर उनके अर्थ अनेक हैं। सबने अपने अपने राम को देखा। जानते हैं ना तुलसी के राम को कि सबने आ रहे हैं राम अयोध्या से और वो सब लोग कहते हैं कि देखें वीर सकल रणधीरा, मनोह वीर धरे शरीरा, और माता उनको बेटा के रूप में देख रही है, वही हमारा 3 साल का बेटा आ रहा है। तो एक राम है, उसके रूप अनेक होकर के अनेकों के मन में बैठे हुए हैं। एक गोली चलती है, अब विमर्श शुरू होता है। गिरीश दत्त कहता है मैंने नहीं मारी, आत्महत्या कर ली। जो वहां वाला है वो उसका साक्षी है, उसने आत्महत्या की। ये कहता है कि तुमने गोली मारी क्योंकि तुम्हें ही वो एक्सपोज करने जा रहा था, तुम्हारा ही सारा वो राज खोलने जा रहा था, इसलिए तुमने उसको गोली मारी, तुम्हें दुश्मन हो। और जब सब लोग चले जाते हैं तब राजन कहता है अपनी पत्नी से कि मैंने मारा उसको। अब मैंने मारा उसको, गोली तो नहीं मारा उसने, वो तो यही है, वो तो मंच पर है, इसलिए गोली वो नहीं मार सकता। तब मैंने मारा है का व्यंग्यार्थ निकलता है, संकेतार्थ निकलता है, लक्ष्यार्थ निकलता है कि मैंने कार्रवाइयां करने में इतनी देर की, उसके खिलाफ एक्शन में मैंने काम किया जिसके कारण वो हारा। इन सारे मेरे कर्मों से भी वो मरा है, मतलब उसकी हत्या का जिम्मेदार मैं भी हूं। भले उसने आत्महत्या की, अगर उसने आत्महत्या भी की होगी तो उसके हत्या के जिम्मेदारों में गया दत्त भी है और राजन भी। और तब मालूम पड़ता है जब आत्मन मर जाता है तब राजन का एकालाप है, और ये एकालाप मिस्टर अभिमन्यु का यूनिक अनुपम है। ऐसा आपको एकालाप कहीं नहीं मिलेगा। एकालाप यू वो होता है जहां एक बार लिख दिया जाएगा राजन और फिर उसका लंबा 2 पेज 3 पेज का एकालाप चलता रहेगा। हम उसको एकालाप कहते हैं, जिसके लिए मशहूर है आषाढ़ का एक दिन का अंतिम दृश्य, मल्लिका वाला एकालाप, जिसमें मशहूर है आधे अधूरे का वो जुनेजा वाला एकालाप और सावित्री वाला एकालाप, और सबसे मशहूर है श्री राम लागू ने किया था मराठी में उन पर नाटक, जिन्होंने वो जहर पीकर कितने सुकरात पर जो नाटक किया था। सुकरात जहर पीने के लागू जी ने सुकरात का रोल किया था, पूना में देखा हमने नाटक को। तो जहर पीने के पहले, जानते हैं कि हम जहर पी रहे हैं, जहर है इसमें, पीने के पहले एक लंबा 20-25 मिनट का एकालाप है, अद्भुत एकालाप है ऐसा। यहाँ वो एकालाप नहीं है, ये नाटक की मतलब बिल्कुल विरल, रेयर कहते हैं जिसको आप, बिल्कुल विरल तकनीक है ये कि 2-2 लाइन के संवाद हैं और लगातार राजन के संवाद, प्रतिपक्ष में कोई नहीं, 3 पेज चलता है वो। ये उसका सबसे बड़ा मर्म है, जहां हमको मालूम पड़ता है कि राजन और आत्मन एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। हम सबके मन में, हर राजन के मन में एक आत्मन बैठा होता है। तो मार्क्सवाद की थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि हर विचार का प्रतिपक्ष उसी विचार में निहित होता है। आप जब एक विचार लेकर के आते हैं तो कहीं न कहीं उस विचार का प्रतिपक्ष भी बैठा रहता है। जब हम कोई करप्शन करने जाते हैं, जब कोई गलत काम करने जाते हैं, तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आत्मा की आवाज, अब तो आत्मा की आवाज का बड़ा ही गलीज अर्थ हो गया है हमारे नेताओं के बीच में। अब उसका वो अर्थ रहा ही नहीं जो पहले होता था, नहीं तो आत्मा की आवाज हुआ करती थी और वो है। हर गलत काम करने के पहले एक बार हमारे मन में ये जरूर सवाल आता है कि हम ये करें कि न करें। तो जब कर डालते हैं तो हमारा मनुष्य मरता है और हमारा एक दुनियादार जो रूप है वो उस पर हावी होता है। और हम जानते हैं कि आज दुनियादार रूप इतना हावी होता जा रहा है, इतना हावी होता गया है कि उसके अंदर का मनुष्य है इसका पता हमें भी नहीं रह गया, हमें भी नहीं रह गया है। इसीलिए ताजमहल का टेंडर हिट हो रहा है कि हमारा वैक्यूम है, हमारी रिक्तता है, जो एक नाटक को हम भरा हुआ फुलफिलमेंट वाला नाटक मान रहे हैं। सोच लीजिए कि हमारी रिक्तताएं कितनी अपार हैं, कितनी विशाल हैं, कितनी अकूत हैं।
क्यों हमारे अंदर आत्मन अब पैदा नहीं होता? 71 में आत्मन पैदा हुआ था, फिर नहीं होता। लेकिन जो अच्छी रचनाएं हैं उसमें आज भी 2010-15 में भी जो रचनाएं लिखी जा रही हैं उसमें भी वो अंतस मौजूद है। तो जब तक वो अंतस मौजूद नहीं है, जब तक वो आत्मन हमारे अंदर नहीं है, इस नाटक की निज राजन नहीं, आत्मन है। और आत्मन कौन है? राजन के ही अंदर बैठा हुआ एक प्रतिपक्ष जिसको सब मारना चाहते हैं। मिस्टर अभिमन्यु राजन नहीं है, मिस्टर अभिमन्यु आत्मन है जिसको सब मारना चाह रहे हैं। कौन मारना चाह रहे हैं? राजन खुद मारना चाह रहा है जिसको। और राजन मारना है, ये सिद्ध कैसे होता है? ये सिद्ध तब होता है जब वो इस्तीफा देता नहीं। इस्तीफा देता नहीं ये हमें मालूम पड़ता है तब जब सचमुच चारों तरफ से मजबूर हो गया है। अब उसकी कंपनी बंद नहीं हुई, वो जेल नहीं गया, स्टे आ गया, जो सबसे बड़ा एक्शन, जो सबसे कार्रवाई वो करने जा रहा था वो हो नहीं पाई। जब पत्नी उसके साथ नहीं है, जब बाप उसके साथ नहीं है, जब वो बिल्कुल अकेला हो गया है, जैसे वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला हो गया। तो वीर अभिमन्यु मारा जाता है, हारता है, उसकी हार ही उसकी जीत। ये फर्क है उस अभिमन्यु में और इस अभिमन्यु में। ये मिस्टर अभिमन्यु मारा नहीं जाता, हारता नहीं, वो जीवित रहता है और उसका जीवित रहना ही उसकी मृत्यु है, उसकी जीत ही उसकी हार है। और इस हार को, इस मृत्यु को नाटक आत्मन के माध्यम से दिखा भी देता है। वहां उसका एक अंश मरता है, राजन का एक अंश जो बड़ा अंश है, जो मानवीय है, जो इस दुनिया के काम का है, जो हमारे काम का है, जिसके लिए हम जीवित हैं। सारी साहित्य और कला और शिक्षा जिस आत्मन को पैदा करने के लिए और जिस आत्मन को बनाए रखने के लिए, जिस आत्मन को जिताने के लिए इस सारा सरंजाम हो रहा है, उसी आत्मन की हत्या हो रही है। जीने की तमन्ना के हाथों जीने के ही सब सामान बिके। हम जिस बातों के लिए जीने चाहते हैं उसी बातों को खत्म करके जी रहे हैं। कितना खोखला है हमारा ये जीवन, कितना खोखला है हमारा समाज, और कितना खोखला है हमारा इस समय। इस समय और इस समाज और इस जीवन के बीच ये मिस्टर अभिमन्यु जो 1971 में लिखा गया, रोज रोज लिखा जाना चाहिए, रोज रोज पढ़ा जाना चाहिए, और किसी के लिए नहीं, आत्मन की हत्या के लिए, आत्मन की आत्महत्या के लिए। और इन आत्महत्याओं और इन हत्याओं को रोकने का अदना अदना सा प्रयत्न हर छात्र का, हर अध्यापक का, हर आलोचक का, हर पाठक का, समाज को समाज बना सकता। लेकिन यहां पहले दिन से इसको पता था, क्योंकि हम सब लोग ड्यूअल पर्सनैलिटी में, एक दोहरे व्यक्तित्व में जीते हैं। कर का मन का डार दे, मन का फेर, कबीर ने कहा था। हाथ में एक माला है, एक माला हमारे अंदर है। हम सब लोग हाथ की माला को अपने मन की माला बना करके दिखाते हैं, जबकि हमको पता है कि मन की माला दूसरी है। वो किसी ने लिखा था कि उसके चेहरे को समझ बैठा हूं मैं अपना चेहरा, जिसे ओढ़ा तक अभी मैंने जमाने के लिए। राजन ने ये जमाने के लिए कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। शायद उसका पूरा मन रहा हो जब वो कह रहा है तो, लेकिन जो सिद्ध होता है अंत में चल करके, उसके तब ये जोड़ लेते हैं हम। रचना में तमाम सारी बातें जोड़ लेते हैं। जैसे हम गणित में जब तक हम मान नहीं लेते कि माना वो राशि क है या माना वो राशि अ है, तब तक हम सही राशि निकाल नहीं पाते। उसी तरह की प्रक्रिया हमको साहित्य में पढ़ने के लिए हो रही है। तमाम चीजों को हम फर्ज कर लेते हैं, तमाम चीजों को हम मान लेते हैं। यहाँ तो मानने की जरूरत नहीं है। जब राजन इस्तीफा नहीं देता तब हमें समझ में आता है कि राजन इस्तीफा देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जब देना होता उसको इस्तीफा तो इंतजार काहे का करता? वो पत्नी से पूछता क्यों, पिता को सुनता क्यों? ये सब वो करता ही नहीं, वो लिखता और भेज देता। लेकिन हम लिख रहे हैं यही नाटक और यही जीवन है। अगर पहले दिन वो इस्तीफा लिख देता, पहली बार तो नाटक का क्या होता? इसलिए इस्तीफा उसको लिखना नहीं है, क्योंकि अगर भीष्म एक बाण मार देते जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो सारा मामला रुक जाता, द्रौपदी की इज्जत बच जाती थी। लेकिन महाभारत का क्या होता, व्यास का क्या होता? इसलिए इन चीजों को साहित्य में खींचा जाता है, वहां तक ले जाया जाता है, परिणत तक पहुंचाने के लिए, उस बात को कहने के लिए
इसको बताने के लिए कि जब इस्तीफा देने के राजन सोच रहा था तब इस्तीफा देना नहीं चाह रहा था, और यही तब मैं आपसे वो कहूंगा कि कहाँ से सीखा उसने इसको। गया दत्त ये बताता है कि जो हुक्म निकाले जाते हैं, जो आदेश निकालती है सरकार, उस आदेश को नहीं पढ़ना होता, आदेश देने वाले की इच्छा को पढ़ना होता। वो आदेश तो दे रहा है कि टैक्स वसूल करो, लेकिन टैक्स वसूल करना नहीं है। कम से कम केजरीवाल का तो नहीं करना है, जिसने 13 साल से टैक्स नहीं दिया है। कितने IAS आए गए, कितनी सरकारें आई गई, मगर केजरीवाल है। तो आपको कागज नहीं समझना है, कागज भेजने वाले की नीयत को समझना है। और वो नीयत खुली हुई है, उस नीयत को सब जानते हैं कि कोई किसी को हटाना नहीं चाहता, कोई किसी बात को खत्म नहीं करना चाहता। ये कहना पता नहीं अनैतिक होगा, गैर कानूनी होगा। आजकल मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ज्यादा समय 50 साल मुंबई रहा, एक और दुनिया देखी, यहाँ एक और दुनिया देख रहा हूँ। तो सारे लोगों ने ग्राम समाज की सारी संपत्तियों को कब्जा कर रखा है। सरकार का एकदम करार है कि सारी ग्राम समाज की संपत्तियों को बेदखल किया जाए और उसको लिया जाए, उनको फाइन की जाए, जुर्माना लगाया जाए उनको। लेकिन ये बातें 20 साल से चल रही हैं और एक भी जुर्माना नहीं लगाया गया, और एक भी किसी केजरीवाल की आज तक उस तरह से जांच नहीं हुई और उस तरह से उसका टैक्स वसूला नहीं गया। एक भी नेता ने आज तक आत्महत्या नहीं की, आत्मन ने आत्महत्या की, क्योंकि आत्मन वैसा नेता नहीं था। ऐसी यूनिक चीजें इस दुनिया में जो होनी चाहिए वो नहीं होती, और उनके होने की सारी संभावनाओं को लेकर के हमारा लेखक, हमारा चिंतक, हमारा कलाकार, हमारा फिलोसोफर, हमारा दार्शनिक आता, और उसी को हमें पढ़ना पड़ता है। अंत में एक पार्टी होती है, तो उसी शाम नाटक 2 दिन का, एक दिन शुरू होता है, अगले दिन शाम को खत्म हो जाता है। एक दिन इस्तीफा देने की सोचता है, सुबह होती है और आदेश पारित करता है, और शाम को पार्टी हो रही है, विदाई पार्टी, कलेक्टर की विदाई पार्टी, अब जाकर कमिश्नर ज्वाइन करे, और फिर वो सब लोग आते हैं। इस बीच एक महीन सी बात है जो कहीं बात के फ्लो में ही मुझे कहना चाहिए था, वो बात के फ्लो में नहीं आई, तो फिर भी कह देता हूं उसको, आप उसको फ्लो में डाल लीजिएगा। कि इस्तीफे को लेकर के जब बहस हो रही है तो पत्नी से वो कहता है कि वो छोटा सा घर था हमारा, जो हमने पहले नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन तुम सितार बजाती थी, गाती थी, हम लोग बैठ कर इतनी देर तक बातें करते थे, हम लोग इतनी देर तक घूमने जाते थे बाहर, और जब से वो कलेक्टर हुआ है तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बंगला बड़ा हो गया है, वो कहती है कि तब तो सामान रखने की सुविधा नहीं थी, सारा हमारा मायके का सामान मायके में पड़ा रह गया था, हमारे पास रखने की जगह ही नहीं थी, छोटा सा घर था। लेकिन जितने स्थानांतरण हुए हैं उसके, जितने ट्रांसफर हुए हैं उसके, उसमें उसको बड़ा बड़ा बंगला मिलता जा रहा है। जितने उसकी उन्नति हुई है, पदोन्नति हुई है, उतने बड़े बड़े बंगले मिलते जा रहे हैं। और अब जब वो कमिश्नर होकर के जा रहा है तब उसको बहुत बड़ा बंगला मिलने वाला है, उस तैयारियां हो रही हैं। लेकिन जो खो गया वो क्या था? वो सितार था। वो सितार एक प्रतीक है। अब उसकी पत्नी सितार नहीं बजाती, अब उसकी पत्नी खरीदियां करती है। उस दिन वो गई है अपनी मित्र के साथ, मिसेज राठौड़ के साथ, और बहुत सारा वो खरीद करके लाई है। और उसी वक्त वो जून पर है राजन, और जब सुनता है कि खरीदी करके आई इतने सारे पैकेट, तो बोलता है कितनी खरीदी हुई? तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि उसी वक्त वहां केजरीवाल साहब आ गए, उन्होंने सब पेमेंट कर दिया। और ये तुरंत उस दुकान वाले को फोन करता है और कहता है कि वो पेमेंट तुम वापस कर दो, निरस्त कर दो, और आओ मेरे पास और मैं सब देता हूँ। और इस्तीफा देने के पहले वो दोस्त देख रहा है कहीं किसी का उधार तो नहीं है, कहीं कोई काम पेंडिंग नहीं है। ये सब वो दिन भर कर रहा है। यानी सारे सरंजाम उसके इस्तीफे के हैं। अगर वो इस्तीफा दे देता तो नाटक कुछ और होता, जब उसने इस्तीफा नहीं दिया तो नाटक कुछ और है। इस्तीफा न देना, उस यथार्थ को, उस सच्चाई को बरकरार रखना है, आगे बढ़ाना है। समय ज्यादा हो रहा है, बंद करूं? आपके एक्शन से लगा मुझे कि समय ज्यादा हो रहा है। ठीक है,
चलिए बात हो गई है। अब वो तो हम लोगों की आदत है, जैसे नाटक वालों की आदत है घुमा फिरा के कहते रहने की, हमारी आदत है बोलते रहने की। और वो जब कभी कभी बोलना होता है तो और ज्यादा बोलते हैं हम लोग। जैसे अब रिटायर हो गए तो कभी कभी बोलना होता है तो ज्यादा बोलते हैं। उसमें आ जाए, हम उसकी प्रस्तुति में आ जाए, थोड़ा सा 2-4 मिनट और ले लीजिए। जैसे हमने वहां कहा था कि सिर्फ नैरेटिव है, लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ आपको कुछ पता नहीं अगला संवाद क्या होगा, अगली घटना क्या होगी, और कोई तामझाम बहुत इसमें भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा सेट वेट की बात इसमें भी नहीं है। उसका बंगला है और बंगले में बाहर वाला कमरा है जहाँ बरामदा हम जिसे कहते हैं इंटर होता है, वहां उसका ऑफिस हिस्सा बना है। फिर ड्राइंग रूम है उसके पीछे कमरे हैं। तो जब पिता और बेटे का कन्फ्रंटेशन होता है, वाद विवाद होता है, तो बहू जो है, पत्नी जो है राजन की, उसको लेकर के, पिता को लेकर के अंदर चली जाती है जो गाड़ी है, और ये लोग वहां बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बैठक में बैठे हुए हैं। बैठक में पिता और उस बरामदे में जो बाहर वाला कमरा है जहां उनका ऑफिस बना हुआ है उसमें, और अंदर एक कमरा है। आप जानते हैं कि मंच पर कुछ नहीं होता, मंच पर सिर्फ दिखेगा वो ड्राइंग रूम में एक तरफ बैठे हुए और एक तरफ वो दिखेगा बाहर वाला कमरा। जो अंदर वाले कमरे हैं वो तो पर्दे के पीछे चले जाते हैं, फिर वो कहाँ चले गए मालूम नहीं पड़ा, बैक स्टेज कहते हैं, नेपथ्य में चले गए। मगर संकल्पना है कि कमरा है, उस कमरे में कोई दृश्य नहीं है, दृश्य सिर्फ ड्राइंग रूम में है और उस बैठक में है। एक खास बात पहले प्रोडक्शन में हुई थी कि ये त्रिकोण है, देखिए, गयादत्त, राजन, आत्मन। राजन का बाह्य गयादत्त है और राजन का अंतस आत्मन है। यही उन तीनों का त्रिकोण है। इस त्रिकोण को नाटक में कई तरह से अपनी बातों को दिखाया जाता है। नाटक का संवाद ही बोलता, नाटक का लिबास बोलता है, नाटक की सेटिंग बोलती है, नाटक के कदम बोलते हैं, मुंह नहीं बोलता, चाल बोलती है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि नाटक को उन्होंने ट्रायंगुलर, एक त्रिभुजाकार मेज दिया था उसमें, जहां उनका ऑफिस है। उस त्रिभुजाकार मेल का मतलब था कि इस नाटक के 3 सिरे हैं, इस नाटक के 3 हिस्से हैं, और एक ही व्यक्ति में 3 व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। वो गयादत्त भी बनना चाहता है, आत्मन भी बनना चाहता है, और है तो राजन। इस तरह से उसके 3 व्यक्तित्व हैं। तो इन तीनों व्यक्तित्वों को सिद्ध करने के लिए, और एक बात मैं कहना भूल गया कि जो ताजमहल का टेंडर की जो शुरुआत है वो बड़ी नाटकी है। उसमें वो बहुत सारे नट मंडली वाले लोग हैं और नट मंडली वाले गाते बजाते आते हैं। वहां आपको बहुत सारे परिवर्तन की गुंजाइशें हैं। आप जो वहां बड़ा कटबैठी गाना है, बड़ा जोड़ा तोड़ा हुआ गाना है, एक नारेबाजी जैसा गाना है, लेकिन आप चाहें तो उस गाने को बदल सकते हैं। आप चाहें नट मंडली में 3 पुरुष 3 स्त्रियां हैं, आप चाहें तो उसको आगे पीछे और भी कर सकते हैं, और जैसा चाहें वैसा शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ जो है वो सांकेतिकताएं बहुत हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया जो उन्होंने चित्रंजनी ने किया था, नहीं कि किसी और का वो है। ऐसे आप ढेरों कर सकते हैं, क्योंकि इस नाटक में मिस्टर अभिमन्यु में आपको डूबना होता है, और अंत ऐसा होता है कि सब लोग उसको बधाइयां दे रहे हैं और वो सबको धन्यवाद दे रहा है, और बधाइयों और धन्यवाद के बीच में पार्टी चली रही है, क्योंकि गयादत्त तो पीते हैं और वो सामने पीते हैं। वो कहते भी, जो वहां पार्टी में आते हैं तो कहते देखिए मैं तो छिपा कर कुछ नहीं करता, तो उनका पेग आया हुआ है और पेग छलकता है। इसके मुंह पे, राजन के मुंह पे थोड़ा सा छींटे चले जाते हैं, और वो कहता है आई कांट टॉलरेट दिस। यानी उसका अफसर भी मौजूद है, उसका मनुष्य भी मौजूद है, और बाहरी जो आक्रमण हो रहे हैं उसके ऊपर वो भी मौजूद हैं, और मौजूद है उसका एडजस्टमेंट, उसका चला लेना। मैं बहुत रूड हूं बोलने में, तो उसकी बहराई वो भी मौजूद है। इन सारी चीजों का पुंज है हमारा आज का मिस्टर अभिमन्यु। मेरे ख्याल से जितना बहुत सारी बातें होती, क्योंकि हम 2-2 घंटे एक क्लास लिया करते थे, तो हमारी आदत से हुई कि, और फिर आज नहीं पूरा हुआ तो बाकी कल पूरा कर लेते थे। जब बोलने के फ्लो में आ जाते हैं तो रह जाता है। तो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण चीज रह गई हो, तो कुछ चीजें रह जाती हैं, तो हम अपने बच्चों को खूब बताते हैं। हमारे सारे बच्चों को याद होगा कि कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो जीवन में आस्था बनी रहती है। तो अगर मेरी बहुत सारी बात अधूरी रह जाएगी, जितनी अधूरी रह जाएगी उतनी आपकी और हमारी आस्था बनी रहेगी। फिर बात करेंगे इस रूप में। तो आपने बुलाया और मेरी
इस तरह की बातों को जो पता नहीं कितनी साहित्यिक हैं और कितनी जीवन की हैं और कितनी अनैतिक हैं और कितनी आक्रामक हैं, वो सब आपने कहा। इतनी देर तक मुझे आपने सुना। आप सभी दर्शकों का, आप सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको। आपने 2 नाटकों पर ये व्याख्यान केंद्रित किया गया था। बीच में मैं महसूस कर रहा था कि ये त्रुटि थी, एक नाटक पर व्याख्यान केंद्रित करना चाहिए था, लेकिन ये आप जैसे कुशल वक्ता से ये जो सधा है जिस तरह से कि इतना समय 2 घंटे लगभग होने जा रहे हैं और 44-45 लोग बिल्कुल पूरी तरह से जमे हुए हैं सर आपको सुनने के लिए। और यह है आपके जो है वक्तृता का और आपके प्रस्तुतिकरण का, आपके जो है बात को रखने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा लगा सर। और जितनी मार्मिक विश्लेषण किया है आपने, जितने सूक्ष्म ढंग से अंतर्वस्तु से टकराते हुए और उसके संरचनात्मक पहलुओं से, शिल्प के स्तर पर जो आपने बातें कही हैं, ताजमहल का टेंडर की सीमाओं की तरफ आपने जो इंगित किया है, जो बातें कही हैं, वो बहुत ही मूल्यपरक हैं। और मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत के हमारे जो साथी, जो अध्यापक बंधु जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात को महसूस करेंगे। और ये नाटक पूरी तरह से खुल गया है लोगों के सामने, और इसे अब आयत्त करना और इसे विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना, मैं समझता हूं काफी आसान हो गया है। और इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम, और श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा की ओर से और बिहास की ओर से, पैनपई कॉलेज की ओर से मैं आपको इस हेतु साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में समय अधिक हो गया है। हमारे जो मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, जो पैनपई कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चले। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। नमस्कार मित्रों, आज का व्याख्यान बहुत सारगर्भित, क्योंकि हमें इस एक ही व्याख्यान में एक ही नाटक को रखना चाहिए था। फिर भी सर ने 2 नाटकों का जो विमर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है, सुंदर, सारगर्भित और सूक्ष्म एवं मार्मिक विश्लेषण इन्होंने सहज अभिव्यक्ति के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सर, आपको हमने बहुत तंग किया है और बहुत डिस्टर्ब किया है सर। आप आपको बच्चे लोग खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पैनपई कॉलेज ऐकड़म, मंगलूर, कर्नाटक, और मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलूर, कर्नाटक एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, उत्तर प्रदेश की ओर से मैं आपको बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद समर्पित करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश होल्ला, जो इसी महीने 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो इनको भी मैं अपनी ओर से और अपने जो मित्र के जो कॉलेज जो हैं उनकी ओर से मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। और लाल बहादुर शास्त्री गोंडा के जो प्राचार्य वंदना सारस्वत जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और हमारी शुभकामनाएं उन्होंने दी, तो इसीलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। और इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के जो हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी, जो मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जिसके हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं सर। और इसके साथ साथ यह जो पूरी योजना जो है, गंगा कावेरी व्याख्यान माला की जो योजना जो है, उसके पीछे हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी हैं,
उनको भी मैं अपनी ओर से और कॉलेज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूँ। तिवारी जी। जी जी, धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर डी.के. गुप्त सर जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें डॉक्टर दमयंती तिवारी मैडम गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर रीता पांडे मैडम जुड़ी हुई है वीएसएसटी कॉलेज कानपुर से। ऐसी आदरणीय डॉक्टर रीता पांडे मैडम को भी मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर गोविंद पांडो जी जो महाराष्ट्र से हैं, मेरे मित्र हैं, वो जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही साथ ये ढेर सारा नाम जो है जो इसमें दिख रहा है, मैं सभी को समवेत रूप में प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग इस व्याख्यान माला में जुड़कर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और हम इसको एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से जो आधिकारिक विद्वान हैं उनको हम एक एक करके मंच पर प्रार्थना करके उनको लाएं और उनके दीर्घकालिक अध्यापन के विषयों से जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है।